आई बिलीव इन वी फिलोसॉफी, वी आर फील एनएलपी टीम, जो हम इस पे काम करते हैं। एनएलपी विचार वाणी वर्तन का कैसे उपयोग करना है उसके बारे में एक एडवांस साइंस है। विचार वाणी वर्तन का उपयोग करके भविष्य कैसे निर्माण करना है, को क्रिएट करना है, उसकी बात करता है। नेक्स्ट, मैं पिछले 20 सालों से अलग अलग टेक्निक्स, मेथड्स, सीलिंग मेथड्स, अलग अलग साधनाओं से गुजरा हूँ। कम से कम 40 तरह की साधनाओं से गुजरा हूँ। साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इनमें काफी रस रहा है मेरा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर हूँ मैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का मेंबर रह चुका हूँ। ओशो कम्युनिटी से जुड़ा हूँ पिछले 22 सालों से। काफी साल पढ़ता रहा, चीजों को समझता रहा। अब गुरु आदेश हुआ है तो मैं अपने गुरु का माध्यम बन के ये चीजें अब तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैं अपने गुरु का माध्यम हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। दो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ जो कुछ हो रहा है, जो आज ने मेडिटेशन का अनुभव किया, वो मेरे गुरु की ऊर्जा है जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंची। नेक्स्ट, साइंस ऑफ सक्सेस। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, साइंस एंड सक्सेस। साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसे कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब चार ही चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। सक्सेस का मतलब है जो आप डिसाइड करते हो वो बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट कर देते हो। मेरे लिए सक्सेस का मतलब वो है कि आपने अपने अंदर मन में रखा और वो बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट कर दिया। क्योंकि घटनाएं दो लेवल पे बनती हैं। पहले वो घटना मन में बनती है, फिर बाहर की दुनिया में बनती है। तो साइंस ऑफ सक्सेस है कि एक ऐसा साइंस जिससे बाहर की दुनिया में आप मन चाहे घटनाओं का निर्माण कर पाओ। विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। तो मन निर्माण का कारण बने, आपकी बुद्धि, आपके जीवन में सृजन हो, उसका साइंस ऑफ सक्सेस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, सक्सेस का मतलब है कि आपको जो चाहिए वो अचीव कर लेना। वो भौतिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। पिछले 15-20 सालों में वर्ल्ड मार्केट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफी बात होती रही है। रोंडा बेंजो, जिसने पहले सीक्रेट पुस्तक लिखी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट लॉ है। आई रिपीट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तीन चीजें हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, भरोसा करो और रिसीव करो, ले लो, स्वीकार कर लो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है आस्क, बिलीव, टेक एक्शन एंड रिसीव। लॉ ऑफ वाइब्रेशन में एक्शन का रोल है, कार्य करना है, कार्य ध्यान है यहाँ। तो आपके एक्शन से आपके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। सिर्फ सोचने से, महसूस करने से वाइब्रेशन नहीं बढ़ते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने के लिए आपको एक्शन की बहुत जरूरी है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट लॉ है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ आपको दिख रहा है, विजिबल, इनविजिबल, सब कुछ वाइब्रेशन है। जितने मास्टर्स हैं, जितने भी अदृश्य दुनिया में मास्टर्स हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, वो भी एक वाइब्रेशन लेवल पे इमिट कर रहे हैं। और जो उनसे प्रार्थना करेगा, उनसे मदद मांगेगा, उनको मदद भी मिलती है। पिरामिड और कुछ नहीं है, एक टिपिकल वाइब्रेशन क्रिएट करने का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि विशिष्ट प्रकार के वाइब्रेशन से, जिससे अंतर जगत में जाना आसान हो जाए, ऐसे वाइब्रेशंस बनाए जा सकते हैं। तो इस दुनिया में जो कुछ है वाइब्रेशन है। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाइब्रेशंस है, आप जो सुन रहे हो वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, देयर इज नथिंग बियॉन्ड वाइब्रेशन। इस दुनिया में सब कुछ वाइब्रेशन है, माइक्रो वाइब्रेशन, मैक्रो वाइब्रेशंस। नेक्स्ट, जब हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, जिसे फिजिक्स के लैंग्वेज में डिसोनेंस कहते हैं, अव्यवस्था बन जाती है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट लो वाइब्रेशंस। तो आपके जीवन में आपके मन के जैसा वातावरण नहीं बन रहा है, बॉडी में डिसीज पैदा हो गए हैं, आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज है, वेल्थ के इश्यूज है, रिलेशनशिप के इश्यू है, सीधा समझना आपके वाइब्रेशंस लो है। जब वाइब्रेशंस लो होते हैं तो लो परिणाम आते हैं। नेक्स्ट, और उसका संबंध सीधा आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस से होता है।
यस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से वाइब्रेशंस हाई होते हैं, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। प्रतिसाद मिलना शुरू होता है। जो आपके विचार है वो बाहर की दुनिया में प्रतिसाद होने लगता है। आपको जो चाहिए बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट होने लगता है। उसे हाई वाइब्रेशंस कहते हैं। मेडिटेशन इज साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग हाई वाइब्रेशन। मेडिटेशन में दो चीजें होती है। पहले नेगेटिव वाइब्रेशन को डिफ्यूज किया जाता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन करके आप क्या अचीव करना चाहते हो। आत्मानंद यानी कि आप डिवाइन साइकोलॉजी में जाना चाहते हो या ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ क्रिएट करना चाहते हो। दो अलग चीजें होती। ह्यूमन साइकोलॉजी के अलग वाइब्रेशंस होते हैं, डिवाइन साइकोलॉजी के अलग वाइब्रेशंस होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब है somebody बनने का रस है, आपको कुछ तो बनने का रस है, उसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। और आपको नोबडी होने की इच्छा होगी, अभी शून्य होने की इच्छा होगी, तो वो डिवाइन साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा है। तो आपके वाइब्रेशंस किस दिशा में लेके जाने हैं आपको पता होना चाहिए। दैट्स वेरी एसेंशियल। दो चीजें हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग का मतलब है अपने आत्म स्वरूप से कनेक्ट हो जाना, जिसका भी हमने मेडिटेशन लिया 20 मिनट, वो बीइंग का मेडिटेशन है। अपने मूल सोर्स से कनेक्ट हो जाना, घर वापसी करना, परम तत्व से कनेक्ट होना, खुद के स्वरूप से कनेक्ट होना। बिकमिंग का मतलब है शरीर के साथ अपना अस्तित्व जोड़ लेना कि आई मी माई सेल्फ, मैं हूं, देखो मैं शरीर हूं, मेरे शरीर के पास इतने वस्तु हैं, इतना घर है, वो बिकमिंग है। तो आपको बीइंग में रहना है या बिकमिंग में जाना है। जितने आप बीइंग में रहते हो, नेचुरल रहते हो, आपके वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाते हैं। जितने आप बिकमिंग के चक्कर में पड़ते हो, प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अननेचुरल हो जाते हो, दिखावा करने लगते हो, शो करने लगते हो, मैनिपुलेशन करने लगते हो। बीइंग और बिकमिंग में फर्क है। पूरे ध्यान की व्यवस्था फंडामेंटली बीइंग की तरफ जाने की है, और बीइंग में सब कुछ पॉजिटिव है। बिकमिंग में सारे निगेटिव डायमेंशन आ जाता है, बीइंग में सब कुछ पॉजिटिव है। बीइंग की दुनिया में सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदर है, सुंदरतम है, पवित्र है, शुद्ध है, संतुलन में है। बिकमिंग में सारी अव्यवस्था है, तमस है, सारे तमस और रजस बिकमिंग में है, निगेटिविटी में है। सत्व जो है वो संतुलन है, जो पॉजिटिव थॉट से सात्विकता होती है। सात्विकता का मतलब संतुलन है, जिससे वाइब्रेशंस हाई होते जाते हैं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, तो आपको लो वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं या हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, प्रकृति ने आपको चॉइस दी है, चुनाव दिया है। मांसाहार का इतना विरोध क्यों है इतने इतने सालों से, हजारों सालों से? मांसाहार आपके वाइब्रेशंस को लो कर देता है और कुछ नहीं है। वो भी आहार है, उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी सब कुछ है, लेकिन वो जो आहार है आपके वाइब्रेशंस को लो कर देता है। वाइब्रेशंस हाई करना है तो मांसाहार छोड़ना कल्याणकारी होगा। नेक्स्ट, ये देखिए इंडिया का रिचेस्ट बेगर है। ये शब्द ही अपने आप में विरोधाभासात्मक है। भारत का सबसे अमीर भिखारी, रेजोनेंस वाला, इनका नाम है भरत जैन। मुंबई में भीख मांगते हैं पिछले 25 सालों से। क्या खासियत है इनकी? नेक्स्ट, ये भरत जैन है, महीने का 75,000 कमाते हैं, 10 घंटा भीख मांगते हैं, 2 से 2,500 कलेक्शन लेके जाते हैं। 2 BHK फ्लैट है उनके, 2 BHK 1 BHK के 2 फ्लैट है उनके खुद के परले में, और 10,000 रेंट भी है उनका भांडुप में। एक भिखारी व्यक्ति जब रेजोनेंस में आता है, वाइब्रेशन हाई करता है, तो भी 75,000 क्रिएट कर सकता है मंथली। एक डाटा बोलता है भारत में 70% लोगों का मंथली इनकम 20,000 से नीचे है। यहाँ 70% लोग भारत में 20,000 से कम कमाते हैं, और ये भीख मांग के 75,000 कमा रहा है, क्योंकि इसके अंदर की ऊर्जा, वाइब्रेशंस हाई हो गए हैं। अभी उनको भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि होगी, कुछ निर्णय होंगे, मुझे पता नहीं। तो हमारा जीवन तो बहुत आसान है। हम चाहे तो हमारा जीवन सच में स्वर्ग बना सकते हैं। आप चाहो तो आपके जीवन को आप स्वर्ग बना सकते हो, आप चाहो तो नर्क भी खड़ा कर सकते हो। दोनों चुनाव है। नर्क और स्वर्ग मन की स्थितियां है। स्वर्ग और नर्क मन के अंदर, हमारे अंदर होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा यह मनुष्य लोक नर्क लोक भी है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो अपने मन में नर्क भी खड़ा कर सकता है, या चाहे तो स्वर्ग भी बना सकता है। तो हम सबको स्वर्ग बनाना है, उसके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिससे मैं रेजोनेंस कहता हूँ, जिससे मैं पॉजिटिविटी कहता हूँ, जिससे मैं सकारात्मकता कहता हूँ। नेक्स्ट, ये रेजोनेंस इफेक्ट है, फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है।
ये 5 घड़ियां है, टिक 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 वाली घड़ी, जो रैंडमाइज तरीके से घूम रही है और धीरे विद इन 1 मिनट में और सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाती है। इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अगर एक बहुत बड़ी दीवार पे आप पेंडुलम वाली घड़ी लगा लोगे, वो टंग टंग बजने वाले पेंडुलम वाली घड़ी होती पुराने जमाने की, 100 घड़ियां लगाओगे आप, देखोगे कि सबकी घड़ियां के जो पेंडुलम है अलग अलग घूम रहे हैं, उसमें कोई हार्मोनी नहीं है, अव्यवस्था है। 24 घंटे के बाद आके देखोगे, 24 घंटे के बाद 100 की 100 घड़ियों पेंडुलम में एक जैसा रिदम में आना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं इसे। प्रतिसाद मिलता है। इसलिए सत्संग का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपसे हाई वाइब्रेशंस के लोगों के साथ सत्संग करना बहुत जरूरी है। जिसने सत्य को देखा है उसके साथ संग करना, सत्संग। ऐसे व्यक्ति के साथ जब रहते हो तो आपके वाइब्रेशन भी तालमेल में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि वो चीजें टिकती नहीं है, क्योंकि जब तक आप सहज नहीं, नेचुरल नहीं, आपका स्वत्व नहीं है, बाहर से कितना आधार लोगे, जब तक आपका स्वत्व बनता नहीं है तब तक वो चीजें टिकती नहीं है। जैसे मैं बिकमिंग बोलता हूँ, बीइंग बोलता हूँ, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट है। इसलिए अच्छे वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ध्यान हम रेजोनेंस में आ जाए, हमारे अंतरतम रेजोनेंस में आ जाए। हम सबके अंदर वो रेजोनेंस है ही, बस हम उससे भटक गए हैं। शरीर, मन और बुद्धि के चक्कर में हम अपने रेजोनेंस से दूर हो गए हैं। अब वो समय आ गया है कि आप अपने रेजोनेंस के साथ कनेक्ट हो जाओ, और वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। अबंडेंस, अबंडेंस है, वहां समृद्धि है। जब आप अपने आत्म स्वरूप में रेजोनेंस में कनेक्ट हो जाते हो तो वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है, समृद्धि का अनुभव है, अभाव का अभाव है, कुछ अभाव जैसा चीज ही नहीं वहां उस स्थिति में। वो रेजोनेंस हम सबके अंदर है, उसे हम ढूंढना है, उसी के लिए ध्यान है। उसके लिए शरीर से परे, मन से परे और बुद्धि से परे जाना होगा, जिसके लिए ध्यान एक माध्यम है। नेक्स्ट, ये बुमरंग इफेक्ट है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, मोगली ने इसको फेमस किया। एक लकड़ी का हथियार है, ये आप फेंकोगे, कुछ दूर जाके वापस जहां से फेंका गया वहां वापस आ जाएगा। ये बुमरंग इफेक्ट है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर में एक सिद्धांत है। जो आप डालोगे आपको मिलने वाला है, जो आप डालोगे वो मिलने वाला है। स्पेशली वाणी और वर्तन से जो कुछ आप डालोगे आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा अलर्ट करवाता हूँ, अवेयर करवाता हूँ मेरे नजदीक के लोगों को। जब वाणी से कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स बोलते हैं, मैं उनको अलर्ट करवाता हूँ, अवेयर करवाता हूँ, क्योंकि आप जो डाल रहे हो आपको मिलने वाला है। सूर्य चंद्र सत्य कभी छुपता नहीं है। जो आप करोगे, कथनी और करनी, जो आप करोगे उसके परिणाम आपको काटने पड़ेंगे, उसके फल आपको भुगतने पड़ेंगे। जो बीज डालोगे उसके फल आपको काटने पड़ेंगे, फसल काटनी पड़ेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए और सकारात्मक रहिए। अंधेरा कितना भी घना हो, याद रखना सूरज एक दिन उगने वाला है। ऐसा आज तक कोई रात नहीं आई है, आज तक कोई ऐसी रात नहीं आई है जो दिन को रोक पाई। अंधेरा कितना भी घना हो, समझना सूर्योदय नजदीक है। तो पॉजिटिव भरोसा रखना, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है आपके आत्मस्वरूप से आती है, वो सृजनकारी ऊर्जा है। आपके जीवन में वो सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। बस कंडक्टर की तरह हो गई है जिंदगी यारो, हर रोज का सफर है, वो जाना भी कहीं नहीं है। जब आप अपने आत्मस्वरूप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और सिर्फ बुद्धि, मन और शरीर के लेवल पे खेलते हो, तो लाइफ ऐसे ही मीनिंगलेस हो जाती है। जिसे विक्टर फ्रैंकल एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, सब कुछ होके मजा नहीं आता लाइफ में, क्योंकि मजा तो आपके आत्मस्वरूप में ही, आपके मूल ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने में ही है। तो आप जो डालोगे आपको मिलने वाला, इसको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली आपकी कथनी और करनी से। नेक्स्ट, ये 3 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसको विज्ञान जगत ने अदृश्य की दुनिया को मानना शुरू किया। उसके पहले न्यूटन का मॉडल ये कहता था कि इस ब्रह्मांड में हम पैसिव ऑब्जर्वर है, हमारा होना इस ब्रह्मांड में कुछ मायने नहीं रखता है, हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते ब्रह्मांड में, सिर्फ हम पैसिव ऑब्जर्वर है। क्वांटम फिजिक्स की जब अवधारणा आई, क्वांटम फिजिक्स ने कहा नहीं, वी आर को क्रिएटर, को पार्टनर्स, वी आर पार्टनर्स। हम इस ब्रह्मांड के साथ पार्टनरशिप में हैं और हमारी ऊर्जा का ब्रह्मांड का लेन देन है, को क्रिएशन होता है, पार्टनरशिप है, ब्रह्मांड के साथ हमारी पार्टनरशिप है। लेकिन 51% शेयर्स उसके पास है, ब्रह्मांड के पास है। हमारे पास 49% शेयर्स आ सकते हैं, लेकिन वो 51% वो हमेशा अपने पास रखता है। उसे परम तत्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, नेचर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, सुप्रीम इंटेलिजेंस कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं, शून्य कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, सत्ता कहते हैं, हजारों नाम है उसके, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं,
भगवत सत्ता कहते हैं, बहुत से नाम है उसके। 51% उसके पास है। तो पहली बार ये 3 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि हमारे अंतर जगत की जो ऊर्जा है, जो हमारे आत्म स्वरूप में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो ऊर्जा है, उसको वो ऊर्जा बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। उसके पहले साइंस उसको मानने को तैयार नहीं था। क्या है एक्सपेरिमेंट? नेक्स्ट, द डीएनए फैंटम इफेक्ट। ये ऐसा पहला प्रयोग था जो साइंटिफिक फाउंडेशन को, एज्यूम्पशंस को हिला दिया। माइंड ओवर मैटर पहली बार सिद्ध हुआ कि मन पदार्थ पे प्रभाव करता है। डीएनए हमारी बॉडी का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट होता है। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है और उसमें सबसे सूक्ष्मतम जो पार्ट है उसे डीएनए कहते हैं, हम सब जानते ही हैं। साइंटिस्ट लोगों ने एक कंटेनर लिया जिसको वैक्यूम बनाया गया और उसमें डीएनए रखा गया। पहले वैक्यूम बनाया गया, वैक्यूम बनने के बाद वहां हवा चली जाती है, लेकिन फोटॉन्स होते हैं और माइक्रोस्कोप से, उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उस फोटॉन्स को देखा गया तो फोटॉन्स रैंडमाइज घूमे हुए थे। डीएनए रखा, ह्यूमन डीएनए, साइमल्टेनियसली एकदम से, जैसे बॉस आने के बाद सब कैसे खड़े हो जाते हैं, मेजर आता है तो सारे मिलिट्री के लोग कैसे एकदम लाइन में खड़े शिस्त में आ जाते हैं, वैसे सारे डीएनए, सारे फोटॉन्स डीएनए का आकार ले लिया, जो साइंस के लिए अपने आप में एक अद्भुत, शॉकिंग था कि डीएनए के हिसाब से फोटॉन्स ने अपना आकार बदल दिया। और जब डीएनए निकाला गया फिर भी उनका आकार डीएनए जैसे ही बना रहा। तो साइंटिफिक वर्ल्ड में ये अपने आप में शॉकिंग था कि हाउ दिस हैपन। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट, पहले एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि हमारा डीएनए वातावरण को प्रभावित करता है, जो क्वांटम फिजिक्स का बेसिक न्यू है। हम सब एनर्जी है, तो हमारे डीएनए की एनर्जी वातावरण के फोटॉन्स को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रयोग था ह्यूमन इमोशंस का डिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है डीएनए पे। एक व्यक्ति लिया गया, मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट था पहले, ये फिर पब्लिश किया गया। उसके मुंह से डीएनए निकाला गया और दूसरे बाजू के रूम में रखा गया डीएनए को, अंडर ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप के अंडर। और उस बंदे को डरावनी मूवी दिखाई गई, निगेटिव मूवीज दिखाई गई, वो डर गया देख के। जैसे वो उसके मन में भाव बने, साइमल्टेनियसली उसी सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, मिली माइक्रो सेकंड में डीएनए में इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज रजिस्टर्ड हुई। उसी समय में डीएनए में इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज रजिस्टर्ड हुई, जो अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। इधर ये व्यक्ति डर रहा है, इधर ये व्यक्ति डर रहा है, और साइमल्टेनियसली डीएनए में उसके ऊर्जा का, उसके भाव का, उसके विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। अभी साइंस के पास वो कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी जिसको पकड़ पाए ये कैसे हो रहा है। इसे क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं फील्ड ऑफ नॉन लोकेलिटी। एक ऐसा फील्ड है जहां टाइम एंड स्पेस जैसी चीज ही नहीं है। आइंस्टाइन पूरी जीवन परेशान रहा क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि आइंस्टाइन की पूरी जो धारणा थी वो टाइम और स्पेस पे थी, टाइम और स्पेस जिसे कहता था वो। क्वांटम फिजिक्स ने कहा टाइम जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टुमारो इज नाउ। आज जो आप महसूस कर रहे हो आपकी आत्मा में, आपकी बुद्धि में, वो आपका भविष्य है। तो ह्यूमन इमोशंस डीएनए को प्रभावित करते हैं, ये सिद्ध हुआ लैब में पहली बार। ये सब मैं आपको प्रूव चीजें बता रहा हूं। साइंस में 2 चीजें होती है, नील हाइपोथेसिस, प्रूव हाइपोथेसिस। ये प्रूव हाइपोथेसिस है। नील हाइपोथेसिस का मतलब जिसमें अभी एविडेंस आने बाकी है, इसमें ये एविडेंस सिद्ध हो चुका है, ह्यूमन इमोशंस डीएनए को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, कोहेरेंट इमोशंस एंड डीएनए। ये एक इमोशंस की एक अलग कैटेगरी है जिसे कोहेरेंट इमोशंस कहते हैं। उन्होंने देखा कि डीएनए लिया गया, डीएनए को डैमेज किया गया इंटेंशनली। डीएनए डैमेज होता है रेडिएशन से, क्या केमिकल्स से। डीएनए को डैमेज किया गया और साइंस ये पता है कि डीएनए एक बार डैमेज होने के बाद उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कुछ लोगों को कोहेरेंट इमोशंस में रहने की टेक्निक सिखाई, जिसको मैं सिखाता हूँ। कोहेरेंट इमोशंस से 5th जनरेशन मेडिटेशंस में आती है। इसके बारे में बातें मेडिटेशन के 5 जनरेशन से, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन 4, जनरेशन 5। जनरेशन 5 कोहेरेंट इमोशंस पे ज्यादा काम करता है। तो एक शरीर और मन की एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें हृदय और ब्रेन ऑप्टिमम सिंक्रोनाइजेशन में है, अलाइनमेंट में है। तो कोहेरेंट इमोशन नाम की स्थिति बनती है। 5 लोग कोहेरेंट इमोशन स्थिति में आए और वो कंटेनर में रखा जो डीएनए था उसमें इंटेंशन डाले कि एक डीएनए ठीक हो जाए, ये डीएनए ठीक हो जाए, ये डीएनए ठीक हो जाए। और विद इन 10 मिनट में वो डीएनए रिपेयर हो गया, जो मेडिकल साइंस में अपने आप चमत्कार माना गया। तो कोहेरेंट इमोशंस डीएनए को रिवर्स भी कर सकते हैं।
ये सिद्ध हुआ। ये 3 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने मेटाफिजिक्स की दुनिया को पहली बार ऑब्जेक्टिव लेके खड़ा कर गया। उसके पहले मेटाफिजिक्स जो था, क्योंकि मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 बार जा चुका हूँ IDR में, और वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ, और उनका लिटरेचर पूरा मैंने पढ़ा है। कर्नल अल्कॉट है, या लेडबेटर है, मैडम ब्लावत्स्की है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ा है मैंने। तो लेकिन अभी तक वो सारी चीजें जो थी थ्योरेटिकल फ्रेम में थी, इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने पहली बार उसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम में लाया। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो डीएनए है वातावरण को प्रभावित कर रहा है। आपके डीएनए को इमोशंस प्रभावित करते हैं, आत्मस्वरूप। इमोशंस आत्मा में होते हैं, जब शरीर में आते हैं तो हमें वो फीलिंग्स के रूप में महसूस होते हैं। हम भाव रूप में हैं, हम भाव स्वरूप है, और वो भाव जब शरीर से जुड़ जाते हैं तो इमोशंस को हम फीलिंग्स के रूप में पहचानते हैं। तो हमारे इमोशंस डीएनए को प्रभावित करते हैं डिस्टेंस में भी, और हमारे इमोशन से डीएनए को रिपेयर भी किया जा सकता है। इसका मतलब है, यस वी आर मॉर्टल्स, वी आर फैलेबल, बट वी आर इमॉर्टल बीइंग्स टेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो हमारे अंदर वो सब कुछ है जिससे हम वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं, डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं। वही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। नेक्स्ट, ये पहला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, 90 के दशक में रशियन साइंस एकेडमी ने किया था फैंटम इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया। यूट्यूब पे, गूगल पे पूरा पड़ा हुआ है, ये आप ढूंढ सकते हो, डीएनए फैंटम इफेक्ट। ये पहले कंटेनर में जो फोटॉन से रैंडमाइज है, दूसरे कंटेनर में डीएनए रखा तो फोटॉन्स ने उनका शेप ले लिया, तीसरे कंटेनर से डीएनए निकाला गया, फिर भी वो फोटॉन्स वैसे शेप में रहे। यानी आप जहां भी जाते हो, आपका एनर्जी सिग्नेचर, आपका एनर्जी इंप्रिंट वहां डालते हो। आजकल डिजिटल फुटप्रिंट की बात चलती है, तो एनर्जी की भी फुटप्रिंट होती है। आप जहां भी जाते हो, आपकी ऊर्जा का प्रभाव वहां पड़ता है, तमस, रजस और सत्व। अगर आपकी ऊर्जा तामसी है तो तामसी प्रभाव डालोगे, आपकी ऊर्जा रजस है तो रजस का प्रभाव डालोगे, और आपकी ऊर्जा अगर सत्व में है तो सात्विक प्रभाव डालोगे। जो मास्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी ऊर्जा सत्व में स्थिर होती है। इसलिए वो जहां से गुजरते हैं, जिस रास्ते पे रहते हैं, जिस रास्ते से चलते हैं, जिस घर में रहते हैं, उनकी सात्विक ऊर्जा वहां प्रभाव करती है। तो ये पहला डीएनए फैंटम इफेक्ट है। नेक्स्ट, दूसरा एक्सपेरिमेंट ह्यूमन इमोशंस का डिस्टेंस पे जो डीएनए पे प्रभाव पड़ता है। ये 93 में जर्नल एडवांसेस में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, ये मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट है, फिर उसे पब्लिकली पब्लिश किया गया। ये कि हमारे इमोशंस को डीएनए में प्रभाव पड़ता है। आपकी बॉडी में करोड़ों डीएनए है, करोड़ों, 60 ट्रिलियन तो सेल्स, और हर सेल में लाखों डीएनए होती है। तो पूरा जो डीएनए है आपके आत्मस्वरूप से कनेक्ट है। आपके मीनिंग ऑफ लाइफ टू गिव मीनिंग टू लाइफ, आपके आत्मस्वरूप में जितनी क्लैरिटी होगी, आप जितनी आपकी ऊर्जा से आप कनेक्ट रहोगे, उतना आपका शरीर आपको ठीक से साथ देगा। नीता मैडम का जो डिसीज ठीक हुआ ध्यान से, वही कारण है, ध्यान से आत्म जागरण हुआ, अपनी ऊर्जा को वो कनेक्ट कर पाए, तो शरीर अपने आप ठीक हो गया। तो ये इमोशंस की ऊर्जा का ताकत है, इमोशंस की ताकत है। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। नेक्स्ट, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट 91 में हार्ट मैट नाम का इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में। ये वर्ल्ड में अभी सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। 5th जनरेशन में जो काम चल रहा है, जनरेशन 5th मेडिटेशन का जो 5वां जनरेशन चल रहा है, उस पर इनका सबसे ऑथेंटिक काम माना जाता है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी इस्टेब्लिश मैगजीन्स हैं मेडिकल साइंस के, चाहे लैंसेट हो, चाहे नेचर हो, चाहे साइंस हो, सब उनके रिसर्च को मानते हैं, वैलिडेट करते हैं, क्योंकि उनके सारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने सिद्ध किया है कि इमोशंस हमारे विचारों से 5000 गुना शक्तिशाली होते हैं। जी हाँ, इमोशंस विचारों से 5000 गुना शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट, मैंने जो बताया कि डीएनए को डैमेज किया गया, और डैमेज डीएनए को कोहेरेंट इमोशंस से वापस रिवर्स किया गया। ये जो हार्ट दिखा रहे हैं, वहां कोहेरेंट इमोशंस होते हैं, उसे HRV कहते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एक वाइटल मापदंड है। ये वाइटल मापदंड है आप कितने हेल्दी, उसका चेक करने का, HRV। जब आपका HRV हाई होता है तो आपके अंदर कोहेरेंट इमोशंस पैदा होते हैं, और वो सिर्फ 15 मिनट भी आपके अंदर कोहेरेंट इमोशंस पैदा होते हैं, तो आपके जीन्स में चेंजेस आने लगते हैं, पर्सनली आप ऑप्टिमम हेल्दी होने लगते हो। नेक्स्ट, कोहेरेंट इमोशंस एंड डीएनए हमने देखा। ब्लूप्रिंट से रेजोनेंस पैदा होता है। देखिए, एवरीथिंग इज ब्लूप्रिंट। हम घर बनाते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वैसे हमारा माइंड का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा भविष्य है। हमारे मन में जो रिकॉर्डिंग हमने डाली है, हमने स्वीकारी है, वो डिलीटेड, जनरलाइज, डिस्टॉर्टेड है,
वो आपका सबका संग्रह है, वो आपकी ब्लूप्रिंट है, उससे आपका भविष्य निश्चित होता है। अगर वो ब्लूप्रिंट टॉक्सिक है तो बाहर परिणाम टॉक्सिक आएंगे। नेगेटिव माइंड नेवर क्रिएट अ पॉजिटिव लाइफ। और आपका ब्लूप्रिंट पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही परिणाम आएंगे। जिसे रेजोनेंस कहते हैं, प्रतिसाद मिलता है वातावरण से। जो डालोगे उसका प्रतिसाद मिलेगा, कचरा डालोगे कचरा ही मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव मिलेगा, वापस आएगा, रुक जाना। तो हम सबको ब्लूप्रिंट को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सक्सेस की ब्लूप्रिंट होती है। जी हाँ, सक्सेस का मतलब चाहे आपको आत्मज्ञान को प्राप्त करना है या चाहे पैसे कमाने हैं, चाहे आपको घर लेना है, चाहे आपको हेल्थ ठीक करने, उसको भी सक्सेस मान सकते हो। सक्सेस में यहाँ सारे ब्रॉड स्केल में यूज कर रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी और डिवाइन साइकोलॉजी दोनों का उपयोग करके बोल रहा हूँ सक्सेस। उसका ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट, ये जो 3 चीजें हैं आपके ब्रेन में, ये ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट 5 चीजों का होता है। इमोशनल ब्लूप्रिंट, इमोशंस के ब्लूप्रिंट होता है, विचारों के ब्लूप्रिंट होता है, शरीर का भी ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम जीन्स कहते हैं, आर्थिक ब्लूप्रिंट होता है, सोशल ब्लूप्रिंट होता है। 5 लेवल पे ब्लूप्रिंट होती है। जिस ब्लूप्रिंट पे आप काम करोगे आपका भविष्य है। नेक्स्ट, इसको अपडेट किया जा सकता है, रीअपडेट किया जा सकता है, करना चाहिए। एग्जाम्पल है रेजोनेंस डिसोनेंस। समाज मन में मैंने जो देखा है, ऑब्जर्वेशन किया, वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इसमें किसी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी का समर्थन करना है। 2 समाज मन में जीवन है, समाज मन में मैंने 2 एग्जाम्पल देखे जो मैंने इसको यहाँ प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है, वर्ल्ड फेमस है, अनिल अंबानी वर्सेस मुकेश अंबानी। 2004-06 में अनिल अंबानी वर्ल्ड के टॉप 10 में थे, बिलियनियर क्लब में थे। आज वो जीरो हो चुके हैं। उनके वकील ने लंदन कोर्ट में कहा हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। 22 चाइनीज बैंक का कर्जा उनको देना है, जो देने में असमर्थ है वो। मुकेश अंबानी आज टॉप 7 में आया है। फाइनेंशियल डोमेन की बात कर रहा हूं मैं। रेजोनेंस और डिसोनेंस का एग्जांपल है ये। दोनों का हार्डवेयर जेनेटिकली एक ही है, एक ही पिता से आए हुए हैं, एक ही पिता की शिक्षा उनके पास मिली हुई है, उनको संस्कार मिले हुए हैं, लेकिन दोनों का भविष्य आज बहुत अलग है। ये ब्लूप्रिंट पे छुपा होता है। आपकी ब्लूप्रिंट, मुकेश अंबानी की ब्लूप्रिंट जो है रेजोनेंस वाली है, अनिल अंबानी की ब्लूप्रिंट जो डिसोनेंस वाली है। तो आपने ब्लूप्रिंट पे काम करना जरूरी है। नेक्स्ट, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। ये सामाजिक जीवन में जिसे हम राजकारण कहते हैं उसका एग्जाम्पल है। नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं था, जीरो थे वो। आज ना बीजेपी सरकार है ना आरएसएस सरकार है, मोदी सरकार है। ये क्योंकि इतना शक्तिशाली हो गया, उसका रेजोनेंस इतना पावरफुल हो गया कि सारा वातावरण उसको कंट्रोल में आ गया। और राहुल गांधी के पास सब कुछ है। 2004 में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, 10 साल पंतप्रधान को काम पे रखा, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी को पंतप्रधान नहीं बना पाई, क्योंकि रेजोनेंस है, तैयारी नहीं है। आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए हर चीज की। तो आपकी तैयारी रेजोनेंस की है, रेजोनेंस की, आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब है नेगेटिविटी, विरोध, द्वेष, मत्सर, फियर, एंगर, जेलसी, ये सारे रेजोनेंस के लक्षण हैं। आपके वाइब्रेशन रेजोनेंस वाले हैं। पॉजिटिविटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, पीस ऑफ माइंड, वैल्यूज, हैप्पीनेस, डिलाइटफुलनेस, ये सारे रेजोनेंस है। तो आपके अंदर जो डाला है वही आपका भविष्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या डालना है ब्रह्मांड में। आप इमिट कर रहे हो 24/7 इंटू 365 डेज, हर रोज इमिट कर रहे हो वाइब्रेशंस को, और उससे आप भविष्य को आकर्षित कर रहे हो, अच्छे या बुरे भविष्य को। नेक्स्ट, डिसोनेंस को ठीक से समझते हैं। डिसोनेंस का मतलब है अव्यवस्था, डिसोनेंस का मतलब है डिस्टर्बेंस, डिसोनेंस का मतलब है क्योस, नेगेटिविटी। नेक्स्ट, ये कर्स डायमंड है, जिसे कोप डायमंड भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री है, तेरा फैमिली के पास ये जितने लोगों के पास ये गया, वो फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। डिस्कवरी ने इस पे प्रोग्राम भी बनाया। 13 फैमिली का रिकॉर्डेड डाटा है, एविडेंस है कि डायमंड जिनके पास गया वो पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद, पूरी फैमिली बर्बाद होगी, नष्ट हो गई, जल गई, आत्महत्या की, मर्डर हो गए, एक्सीडेंट हो गए, बैड लक आया, बैड लक चार्म जिसे कहते हैं, डिसोनेंस है वो। इस रेडिएशन, ये जो हीरा है, ये हीरे से निकलने वाला कुछ अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडिएशन है, जो लाइफ सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल है ग्लोमी सेंडे का। एक हंगरियन ये लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, जो अपनी प्रेयसी को छोड़ने के दुख में उन्होंने गाना लिखा। ये हंगरियन लैंग्वेज में है ये, और वो गाना सुन के 100 लोगों ने सुसाइड किया। पहले उनके प्रेयसी ने सुसाइड की, फिर इस बंदे ने सुसाइड की।
फिर 100 लोगों ने सुसाइड किया। 1937 की बात है, ग्लूमी संडे। 1937 को इस गाने पे बैन किया, बीबीसी ने बैन कर दिया, और 2006 में इसको बैन को उठाया वापस। शायद पॉपुलेशन का इश्यू हो सकता है, आई डोंट नो कि उठाया। तो ग्लूमी संडेज का जो आवाज है, आज भी उसके भाव उस गाने से व्यक्त होते हैं और आपको सुसाइड के लिए स्टिमुलेट करते हैं। मैंने गाना सुना है, आई एम अ मैन ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्लीज ये सुनना मत। खुद पे गुरु कृपा है मुझ पे, गुरु को समर्पित करके मैंने ये चीजें की। मुझे समझना था कि नेगेटिव वाइब्रेशंस कैसे प्रभाव करते हैं, कौन से चक्र पे प्रभाव करते हैं, बॉडी के कौन से अंग पे प्रभाव करते हैं, क्या होता है। क्योंकि दुनिया को समझने का एक ही मार्ग है, एक्सपेरिमेंट, और कोई मार्ग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट थ्योरी नहीं है। दुनिया को समझना है, एक्सपेरिमेंट से ही जाना पड़ेगा। द पाथ ऑफ ट्रुथ इज अ पाथलेस लाइक अ स्काई। पंछी जब नहीं दिखते, ऐसे ही अंतर जगत की दुनिया है। तो ग्लूमी संडे आज भी वो आवाज रिकॉर्डेड है, जिस आवाज से उसके निगेटिव भाव, लाइफ निगेटिव भाव आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं या सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल है डिसोनेंस के। आप सोचिए, अगर डिसोनेंस का ऐसा एग्जाम्पल, तो पॉजिटिव भी ब्रह्मांड में चीजें होगी जो रेजोनेंस पैदा करती होगी। फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष, ये रेजोनेंस पैदा करता है। पिरामिड जगह रेजोनेंस पैदा करता है। ऐसे मंत्र हो सकते हैं, ऐसे श्लोक हो सकते हैं जो रेजोनेंस पैदा करते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट, डॉक्टर इमोटो एक्सपेरिमेंट, ये बहुत वर्ल्ड फेमस है। इन्होंने पानी के क्रिस्टल्स बना, फोटोग्राफी बनाई जिससे पानी के सूक्ष्म क्रिस्टल्स देखे जा सकते हैं, और देखा कि वो क्रिस्टल्स पे हमारे भाव के, हमारे विचारों के प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्रिस्टल्स है, 6 क्रिस्टल्स पिक्चर आप देख रहे हो कि निगेटिव विचार होंगे तो निगेटिव क्रिस्टल्स बनते हैं, एकदम गंदे। उनको देख के भी आपको सी फील गंदा आता है। और पॉजिटिव क्रिस्टल्स के पॉजिटिव पिक्चर्स बनते हैं। आपके पॉजिटिव भाव के, पॉजिटिव विचारों के क्रिस्टल्स पे पॉजिटिव परिणाम आते हैं, ये देखा गया। नेक्स्ट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, राइस एक्सपेरिमेंट। 2 कंटेनर लिए गए जिसमें राइस रखा गया, 1 किलो पानी डाला गया दोनों में, एक पे आई लव यू लिखा गया, एक पे आई हेट यू लिखा गया। शब्दों का पावर, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्द ब्रह्म हमारे भारतीय परंपरा में कहा। और एक बंदा हर रोज 10 मिनट आके एक राइस के कंटेनर को आई लव यू बोलता था भाव से, और एक कंटेनर पे आई हेट यू बोलता था। 1 महीने में राइट साइड का कंटेनर सड़ गया, काला पड़ गया, स्मेल आने लगी, जिसको आई हेट यू बोला जाता था। तो आप सोचिए, हमारे ब्रेन में हर रोज 70,000 विचार पैदा होते हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं। विचार और कुछ नहीं होते, शब्द होते हैं, बुद्धि से पैदा होते हैं। आप अपने अंदर कितने निगेटिव शब्द पैदा कर रहे हो, क्योंकि आपके बॉडी में 70% पानी है। आप अपने बॉडी में कैसे क्रिस्टल्स पैदा कर रहे हो, वो आपका चुनाव है, आपका चॉइस है। आगे से अपने बुद्धि के बारे में अलर्ट रहिए, होश में रहिए। ध्यान का एक मूल पर्पज है अपनी बुद्धि को शांत करना, विचारों को शांत करना। क्योंकि बुद्धि वही जान सकती है जो उसे पता है, उसे जो पता ही नहीं उसको कैसे जानेगी। मैं आपको बोलूंगा ट्रिपल क्रिस्टल प्लूटोनियम, अब ये चीज आपको पता ही नहीं तो जानोगे कैसे। बुद्धि उसी चीज को जान सकती है जो उसे पता है। जो आपको पता नहीं है, बुद्धि उसके बारे में सोच नहीं सकती है। ऐसे अध्यात्म आपको पता ही नहीं है, इसलिए बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है। बुद्धि को शांत करना पड़ेगा, तभी आप आत्मस्वरूप में प्रवेश कर पाओगे। तो ये शब्द जो है बुद्धि में पैदा होते हैं। आपके अंदर जो शब्द है वो मैक्सिमम पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो, प्रोग्रेसिव हो, पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, पावरफुल हो। पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव विचार इसलिए बहुत जरूरी है। जहां भी हो, साधना बना, जिसमें भी हर किसी में अच्छाई देखिए, आदत लगाइए। हर किसी में अच्छाई देखने की आदत लगाइए, क्योंकि आप जब किसी के बारे में अच्छाई देखते हो, पहले आपके अंदर अच्छाई पैदा होना चाहिए। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, गालियां देते हो, तब तो अपने अंदर गंदे क्रिस्टल्स पैदा कर रहे हो। आपका चुनाव है। घृणा, द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी, डिसगस्ट, ये सारे नेगेटिव भाव आपके अंदर नेगेटिव क्रिस्टल्स पैदा करते हैं, आपके सिस्टम को सड़ाते हैं, और वो सडन एक दिन कैंसर के रूप में, हार्ट के रूप में सामने आती है। तो प्लीज अपने शब्दों के बारे में अवेयर रहिए। नेक्स्ट, अलर्ट रहिए। इमोशंस का पानी पे क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, लव, थैंक यू एंड आई हेट यू। देखिए, आप जब आई लव यू बोलते हैं किसी को, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी बीबी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके अंदर बोलो खुद को, आईने को देख के, आपके बॉडी में सुंदर स्वर्णमय कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। गोल्डन कलर सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशंस में एक माना जाता है। आई थैंक यू जो है, जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, ये ग्रेटिट्यूड का है। ऐसा देखा है कि जो हैप्पी लोग होते हैं वो ग्रेटफुल होते हैं, अहोभाव में होते हैं, तो इतना सुंदर क्रिस्टल बनता है। और आई हेट यू जब आप बोलते हो तो एक गंदा क्रिस्टल बनता है, आप देख सकते हो।
कितना गंदा, उसे देख के भी गंदा फील होता है। इसलिए हमेशा निगेटिव थिंकिंग के बारे में अलर्ट रहिए और हो सके तो पॉजिटिविटी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी को फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं उठाता है, मैं इतना ही बोलता, ओके बिजी होगा, बिजी होगा, खत्म। क्योंकि मुझे पता है फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या समझता है खुद को, उसको मेरी कीमत नहीं है। मैं निगेटिव बोलूंगा तो मेरे अंदर निगेटिव क्रिस्टल्स पैदा कर रहा हूँ। प्लीज डरना चाहिए आपको, निगेटिविटी से डरना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। लाइफ इज पॉजिटिविटी, निगेटिव जैसा कुछ नहीं है यहाँ। ब्रह्मांड पूरा पॉजिटिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ संतुलित है। आपको समझ में नहीं आता, इसलिए तमस और रजस बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली नेगेटिविटी की तरफ जाता है। फियर, एंगर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इनसिक्योरिटीज, ये सारे लक्षण है। हमें उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, ग्रेटिट्यूड में, अहोभाव में, पॉजिटिविटी में, प्रेम में, एक्सेप्टेंस में, एप्रिसिएशन में। जब आप किसी को, हर किसी को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है थैंक यू बोलो पहले मेरे क्रिस्टल्स ठीक हो रहे हैं, मेरे अंदर सुंदरतम क्रिस्टल्स बन रहे हैं। मैं सब में अच्छा ही देखता हूँ, कोशिश करके हर किसी में अच्छा ही देखता हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि लॉजिक पता है, साइंस पता है। ये देखिए, माइंडसेट और ब्लूप्रिंट, ये दो चीज अलग है। माइंडसेट जो होता है इमोशंस होता है, आपका माइंड का सेट होता है, उसे पहचानना होता है, मनोदशा जिसे कहते हैं, भाव दशा जिसे कहते हैं। ब्लूप्रिंट थॉट्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं। आपकी जो मनोदशा है उसके हिसाब से आपके विचार होने चाहिए। तो मनोदशा क्लीन रखी जा सकती है, विचारों को एक दिशा दी जा सकती है। इमोशंस को क्लीन रखना होता है, पॉजिटिव रखना होता है, और विचारों को एक दिशा में रखना होता है। माइंडसेट पे भी काम करना होता है। ध्यान और कुछ नहीं है। जब आप अवेयर होते हो तो माइंडसेट के बारे में अवेयर होते हैं, और विचारों के बारे में अलर्ट होना होता है। विचार जो है बुद्धि है, माइंडसेट जो है बेसिकली ये आपके आत्मस्वरूप है, भाव है। नेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, माइंडसेट एंड ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट, देखिए गेंडा है, ये आर्टिस्ट गेंडा है। वो सुंदर चित्र बनाता है, सूरज का, पेड़ का, प्रकृति का, लेकिन उसके हर पिक्चर में एक सिंह दिख रहा है। उसे लगता है वो सिंह जो है सच में बाहर की दुनिया में है, लेकिन वो सिंह उसका खुद का है। बहुत बार हम ऐसा ही हो जाता है, हमारे चश्मे से दुनिया को देखते रहे, हमें लगता है दुनिया को देख रहे, लेकिन वो चश्मा हमने जो डाला होता है वो देखता है। तो प्लीज निगेटिविटी का चश्मा हटाइए और पॉजिटिविटी का चश्मा लगाइए और जीवन को सुंदर बनाइए। उसी के लिए ध्यान है, उसी के लिए महर्षि पत्री जी है, उसी के लिए पिरामिड है। सब कुछ उसी के लिए है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए और आप मूलतः सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, आत्मस्वरूप हो। शरीर में बायोकेमिस्ट्री है, अन्न, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा से शरीर बनता है। मन तो रिकॉर्डिंग है, भूतकाल की सारी रिकॉर्डिंग है। कुछ सी फील हियर फील, आपने कुछ देखा है, महसूस किया, कुछ सुना है, महसूस किया है, वो मात्र सिर्फ रिकॉर्डिंग है, खत्म हो चुका है, वो सिर्फ मेमोरी है, कुछ नहीं है। बुद्धि, शब्द पैदा होते हैं जो दुनिया को विश्लेषण करती है, जो सृजनशील तत्व है। आपका पर्सनल गूगल सर्च इंजिन है। मन जो है आपका पर्सनल गूगल ड्राइव है, अनलिमिटेड स्पेस है उसमें। और ये तीनों के परे आप हो, जो भाव रूप हो, आत्मस्वरूप हो, ऊर्जा रूप हो, जो हमेशा नित्य वर्तमान हो, पॉजिटिव हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। फॉलो तो हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट, ये 21 दिन का प्रोग्राम लेते हैं हम फील एनएलपी, जिसमें आपके ब्लूप्रिंट और माइंडसेट पे काम करते हैं। हम ब्लूप्रिंट और माइंडसेट पे काम करते हैं और ब्रह्मांड को किस तरह से प्रोग्राम करना है इसकी बात करते हैं। मैं ले लूंगी थोड़ी सी। नेक्स्ट, 21 दिन का प्रोग्राम होता है, 30 घंटे का प्रोग्राम होता है। 5,000 इसकी फीस लेते हैं हम, और इस पे हम काम करते हैं। 24 तारीख से चौथी बैच शुरू हो रही है। 30 घंटे में पूरे माइंड के प्रोग्रामिंग को डीप्रोग्राम किया जाता है और आपके विचारों को, आपके माइंडसेट और विचारों को अलाइन किया जाता है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सबको अलाइनमेंट में लाया जाता है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और ब्रेन सबको अलाइनमेंट में लाया जाता है। उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, ये पूरा सिलेबस है उसका कि 21 दिनों में हम क्या सीखते हैं। पूरा हर रोज रात को 7:30 से 9 बजे होता है, 1.5 घंटे होता है सेशन है पूरा। और डीप नॉलेज बॉडी है जिसमें आपको बाहर की दुनिया में तालमेल कैसे करना है, बाहर की दुनिया में रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करने, वो हम सिखाते हैं। नेक्स्ट, यस, अब क्वेश्चन आंसर 40 मिनट हो चुके हैं।
20 मिनट सेशन मेडिटेशन लिया मैंने और 40 मिनट हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझा। अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर के पहले मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूंगा। उत्तर जो होते हैं ना प्रश्न के कभी नहीं होते, प्यास के होते हैं। आई रिपीट, उत्तर हमेशा प्यास के होते हैं। तो जो आपकी प्यास है वही प्रश्न पूछिए। प्रश्न 3 कैटेगरी के होते हैं। कुतूहल के प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा के प्रश्न होते हैं, मुमुक्ष के प्रश्न होते हैं। कुतूहल का मतलब टाइम पास, टाइम है इसलिए पास करना है, कुछ तो पूछना है, पूछने के लिए पूछना है। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी कौवा काला क्यों है, मम्मी बोलती है भगवान का मूड खराब था काला बना दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे कुछ लेना देना नहीं है, टाइम पास करना है, कुछ तो क्यूरियसली पूछते रहना, कुतूहल जन्य। दूसरे प्रश्न होते जिज्ञासा वाले। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, हेल्थ वेल्थ रिलेशन लाइफ का जो मूल प्रवाह है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां जिज्ञासा होती है कि मेरे हेल्थ, मेरे वेल्थ और मेरे रिलेशंस के कैसे इश्यू सॉल्व हो, उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे जिज्ञासु बोलता हूं मैं। जो पीड़ा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा है, परेशानी है, थोड़े की जरूरत है। और मुमुक्ष का प्रश्न होता है जो आत्मस्वरूप के प्रश्न है, आत्मा को जानने के प्रश्न है। तो ये 3 अलग प्रश्न है। तो जो कुछ आपके प्रश्न है यहाँ पूछ सकते हो। नीता मैडम आप यहाँ हो? हाँ हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए जया जी। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल एक जग आपको सुन रही थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सेशन जी। इसके पहले भी मैंने काफी किया है अटेंड, और सेंटर में भी आप आए थे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन ही रही थी। स्क्रीन शेयर बंद कर दो जया जी। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जया जी, जय मैम यहाँ हो शायद हो। yes. हाँ, तो किनको पूछना है वो हैंड रेस करें और टर्न बाय टर्न पूछें। कल भी काफी एक साथ हो गया था। हाँ, सोहम करके हैं, आप पूछिए। सर रेजोनेंस और डिसोनेंस की आपने बात की, तो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो लाइफ में किसी कारण डिसोनेंस चल रहा हो एंड थिंग्स आर नॉट हैपनिंग व्हाट शुड एक्चुअली हैपन, और फिर ऐसा एक सर्कल या फिर एक लूप बन के अभी समझ में ना आए कि व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज और इसको पूरा सॉर्ट कैसे किया जाए। तो ये सारे सिचुएशन में पता तो चलता है कि डिसोनेंस चल रहा है बिकॉज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एट द राइट प्लेस, बट उसका कारण अगर क्लियरिटी से समझ में नहीं आ रहा हो तो हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट? पहली चीज तो चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा। कबीर कहते हैं कि पेड़ को पानी डालने से फल नहीं आता है, जब ऋतु आता है तभी फल आते हैं। तो अभी जो आपके लाइफ में ऋतु आ रहा है उसमें प्रारब्ध बोलता हूँ, लॉ ऑफ कर्मा पे मैं बात करता हूँ। कल ही एक सेशन हुआ था लॉ ऑफ कर्मा पे जिसपे मैंने इस बात की थी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो बीज डाले होते हैं, 3 तरह के बीज हो सकते हैं। एक होते हैं इच्छा बीज, कुछ भाव बीज होते हैं, कुछ विचार बीज होते हैं। ऐसे अलग अलग बीज होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमने डाल के रखे होते हैं, और एक दिन उसके बाहर फल आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव माइंड नेवर क्रिएट अ पॉजिटिव लाइफ। तो पहले चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। शरीर के लेवल पे है, मन के लेवल पे है, बुद्धि के लेवल पे है, और वो अगर ठीक से समझ जाए तो उसका सोल्यूशन निराकरण किया जा सकता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत डीप प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। नॉर्मली तो मैं प्रोग्राम लेता हूँ उसमें 30 घंटे वही चलता है, 30 घंटे में वही इंटेंस चलता है कि आप पहले क्वांटिफाई करो कि आपको चाहिए क्या। अभी जो कुछ हुआ है वो परिणाम आ रहे हैं आपके लाइफ में, और वो बेहोशी में प्रोग्रामिंग हुई। जैसे आज जो कुछ आपको प्रोग्रामिंग की वजह से हो, 5 तरह की प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल। 5 ही प्रोग्रामिंग है। तो आपके लाइफ में इमोशनल कुछ इश्यूज है रिलेशनशिप्स के, तो डेफिनेटली उस प्रोग्रामिंग में कुछ टॉक्सिसिटी आ गई है, वायरस घुस गया है। आपके विचारों में कंफ्यूजन है, बुद्धि कंफ्यूज है आपकी, क्योंकि बुद्धि स्थिर होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो शब्द पैदा होते हैं वो गूगल सर्च इंजिन है। आप जो शब्द डालोगे वो ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट करने वाला है। तो बहुत बार बुद्धि स्थिर नहीं होती है। मन भूतकाल के जो रिकॉर्डिंग होते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव रिकॉर्डिंग में फंस जाते हैं, फियर एंड एंगर में फंस जाते हैं, और कुछ लोगों के शरीर के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इमोशन पे, विचारों पे, शरीर पे, अर्थ कारण और समाज कारण, 5 लेवल पे काम करना पड़ता है, और उसे ठीक से समझना होता है। फिर उसके कुछ सूत्र है, कुछ टेक्निक्स है, मेथड्स है, अप्रोच है, जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, नॉलेज बॉडी बहुत बड़ी है,
या अंडरस्टैंड। इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई सुबह नहीं है, ऐसी कोई रात नहीं है जिसकी सुबह नहीं हुई, और यहाँ Okay. अकरण कुछ भी नहीं होता है। डिसोनेंस होता है, इसका मतलब है वो आपके अंदर ही है। आपको बाहर आना है तो अंदर जाना पड़ेगा, बाहर आना है तो अंदर जाना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि बाहर कुछ करेंगे तो होगा, नहीं, आपके अंदर के जो अंतरतम आपका जो सोर्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ द सेंटर ऑफ साइक्लोन। यस, जीवन में चल रहा है सेंटर ऑफ साइक्लोन, समाज है, परिवार है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब साइक्लोन है, तूफान चल रहा है, विचारों का तूफान है, भावना विचारों का तूफान है, भूतकाल का तूफान है, शरीर के अपने तूफान है, ऊर्जा के, इमोशंस के, हार्मोन्स के, और समाज के अपने तूफान है। लेकिन उसमें आप सेंटर में हो, और सेंटर ऑफ साइक्लोन। तो उस दृष्टि से चीजों को देखोगे तो चीजें बहुत आसान हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम मैंने जो देखा कि अंधा आदमी अंदर रूम में काली बिल्ली ढूंढ रहा है, जो बिल्ली वहां है ही नहीं। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम होता है पेट में और सर में, आंखों में ऑपरेशन करने में लग जाता है। तो जब तक आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है वो पिन पॉइंटेड नहीं होता है, तब तक सोल्यूशन मिलना बहुत हार्ड है। और मैं 25 साल जूझा हूँ, 25 साल, कम से कम मैं 15 मास्टर्स से मिला हूं जिनको आत्मा का ज्ञान हुआ है। उनके सामने जाके बैठे मैंने घंटों डिबेट किए, घंटों। और मैन ऑफ लॉजिक, मैंने कोई चीज को कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, आज भी नहीं करता हूं मैं। उन्होंने जो बोला जब तक मेरे अनुभव में मैच नहीं हुआ मैंने नहीं माना। कोई भी गुरु हो फिर कितना भी ऊंचा हो, जब तक मेरे अनुभव में मैच नहीं हुआ मैंने नहीं माना। और 25 साल मुझे बहुत कोशिश करने के बाद वो सूत्र मिल गए, जो आज सूत्र में समाज मन में दे रहा हूं। ये मेरा प्रोफेशन है, पैसे लेता हूं मैं, इसका काम करता हूं। पहले ये प्रोग्राम मैं 18,000 में करता था, अभी ऑनलाइन 5,000 में हो रहा है, और लोगों को घर में बैठ के मिल रहा है। तो उसी पे बात होती है। तो सर हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि किसी भी एंगल में, वो सोशल हो या फिर अपना करियर रिलेटेड हो या फिर फिजिकल रिलेशनशिप को, कुछ भी हो, उसमें पता तो चलता है कि इंटेलेक्चुअली हाउ शुड आई बिहेव, बट अंदर से जो एक इंस्टिंक्ट आता है वो नेगेटिव आता है। जो माइंड इज कंफ्यूज कि मुझे करना तो यह है, इंटेलेक्चुअली मुझे पता है रैशनली इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए या फिर कैसे बिहेव करना चाहिए, बट अंदर से जो अपना एक इंस्टिंक्ट आता है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग या फिर इररेशनल आता है। पहली चीज देखना पड़ेगा, वो इंस्टिंक्ट आपके शरीर से आ रहा है, मन से आ रहा है, बुद्धि से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, ऊपर की व्यवस्थाओं से आ रहा है, या समाज से आ रहा है। वो अपने आप में ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी लाइफ पूरी खिचड़ी हो गई है। मैं जेल में गया था इंटरव्यू करने के लिए। मैं जेल के लोगों के बारे में क्यूरियस था कि यार लोग क्राइम करते क्यों हैं। आई वॉज क्यूरियस। तो 2005 की बात है, मैंने जो नियर बाय 150 क्रिमिनल्स की इंटरव्यू लिए थे। जी हाँ, 150 क्रिमिनल्स थे, वहां के जो जेलर थे मेरे मित्र थे। तो मैंने उनको पूछा कि देखा कि 70% लोग तो बेगुनाह है वहां, ऐसे फंसे हुए झमेले में, कोई गलती नहीं, और बेहोशी के क्षण में कुछ कर दिया, क्रिमिनल फंस गए। किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने चोरी की है। जब मैंने ठीक से पूछा तो 70% लोगों ने बोला कि उस क्षण में हम बेहोश थे, हमें पता ही नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया। और जब होश आया तो पता चला मर्डर हो चुका था, होश आया तो पता चला रेप हो चुका था। तो मानव सभ्यता में 80% लोग ऐसे बेहोशी में जीते हैं, उनको पता ही नहीं कि कितने चीजें उनको प्रभावित कर रही है। और मेरा 25 साल उसमें गया है, ये सारे प्रभावों को डिकोड करने में, रिवर्स इंजीनियरिंग करने में गया है। और मैं पहले से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूं, मेरी बुद्धि का मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईएस्ट उपयोग किया है, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें चाहिए तो जो सच में रियल सॉल्यूशंस चाहिए थे। मुझे कोई ऊपर ऊपर के सॉल्यूशंस नहीं चाहिए थे, मुझे कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस चाहिए थे जो मैं खुद अपने लाइफ में यूज कर पाऊं। कहते ना, पुराना मरीज जब डॉक्टर बन जाता है बहुत खतरनाक हो जाता है। तो मैं पुराना मरीज रह चुका हूं। आई वॉज मोस्ट कंफ्यूज पर्सन ऑन अर्थ प्लैनेट। आई एंजॉय माई कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे पता था कंफ्यूजन एक ब्यूटीफुल स्टेट है, एक दिन वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी बाहर आएगी। आई नो कंफ्यूजन इज अ ब्यूटीफुल स्टेट बिफोर क्लैरिटी। लेकिन मैंने उसकी बहुत हेवी कीमत पे की है। तो हर चीज को ठीक से समझना पड़ेगा, हर चीज को। और डेफिनेटली ब्रह्मांड इतना सुलझा हुआ होता है, ब्रह्मांड में आपका अगर डिमांड है तो सप्लाई हो ही जाता है, चाहे रंजीत पटेल के माध्यम से होगा, चाहे महर्षि जी के माध्यम से होगा। वो हर किसी का दवा बना के रखा हुआ है। आपका प्रॉब्लम है ना, आपका लॉक बनाने के पहले चाबी बना के रखता है वो। आपका प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन उसके पास होता ही है, बस आप ठीक से मांगते नहीं हो तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। हैरी मेट सेजल में सेजल बोलते हैं हैरी को कि पता है ढूंढने से भगवान मिलते हैं। तो हैरी बोलता है कि अरे मुझे तो नहीं मिले। बोलता तुमने ढूंढा नहीं होगा, जो आप ढूंढते हो ना मिल जाता है, ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन मेरा चाहना, सोचना, बोलना, करना एक दिशा में जाना चाहिए। जो चाहते हो ना वही सोचो, जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही करो।
मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्लिक्ट में होते हैं, चाहते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ब्रह्मांड आपको आपका चाहना क्या है वो दिखाने के लिए घटना बनाता है। दैट्स अ डिफरेंट डायनामिक्स, कभी इस पे हम आराम से बात करेंगे, लेकिन इतना बोलता हूं मैं कि डेफिनेटली ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, और सब कुछ बाहर आना है तो अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का मतलब क्या है? मन, बुद्धि, आत्मा पे काम करना पड़ेगा। और मैन ऑफ साइंस में साइंस को मानता हूं। आत्मा का मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होती, ना उसे क्रिएट किया जा सकता, उसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। तो नेगेटिव माइंड नेवर क्रिएट अ पॉजिटिव लाइफ। आप नेगेटिविटी के बारे में सोच के पॉजिटिव कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम को जितना सोचोगे उतना प्रॉब्लम और शक्तिशाली होता जाएगा। तो हर चीज को लॉजिकली, एनालिटिकली, लिनियरली समझना पड़ेगा, और आपको दिख जाएगा ओके ये गंगोत्री है मेरे प्रॉब्लम की, और फिर उस पे काम करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत से ऊर्जाएं मदद करती है, बहुत से ज्ञात अज्ञात ऊर्जा के स्रोत है, शक्तियां हैं। आपको क्या लगता है, आप यहाँ लोग जितने आए हैं 77 लोग आए, बहुत से अज्ञात शक्तियों ने मदद की होती है। बहुत से देवता लोग है ब्रह्मांड में, ऊर्जाएं हैं जो हमें मदद करती है। लेकिन ये ऐसा होता है कि समंदर में आप जाते हो, ग्लास लेते हो, समंदर से पानी डालते हो समंदर में, बोलते अरे मेरे ग्लास में तो व्हेल मछली नहीं आई, इसका मतलब समंदर में व्हेल मछली नहीं है। हमारी देखने की, समझने की क्षमता बहुत कम है। तो जब प्रार्थना करते हो, गुरु से मदद मांगते हो, तो आपको मदद मिलती है। तो ऐसे बहुत से डायमेंशन है, वो समझने पड़ेंगे। दो मार्ग है, एक मार्ग है संकल्प का कि हर कुछ मैं ही करूंगा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा, सब कुछ मैं ही करूंगा, कर्ता भाव, संकल्प का मार्ग। दूसरा मार्ग है नहीं, मैं थक चुका हूं, मेरी क्षमता नहीं है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा आत्मा, मेरे सदगुरु माध्यम दे, सदगुरु यूज करे और मेरे सोल्यूशन दे मुझे। तो आप किस मार्ग पे चलना चाहते हो उस पर निर्भर करता है। संकल्प का मार्ग पूरा अलग है, वहां सब कुछ आपको ही करना, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही राइटर हो, आप ही गाना गाते हो, आप ही हीरोइन हो, आप ही हीरो हो, आप ही विलन हो, सब कुछ आपको ही करना, आप ही स्टेज हो, आप ही इन्वेस्टर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही डायरेक्टर हो। और दूसरा ऐसा मार्ग है कि आपने आउटसोर्स कर दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि और मेरी आत्मा, मेरी प्रार्थना हर रोज की है, हर रोज मैं समर्पण विधि करता हूं मेरे गुरु के प्रति। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी आत्मा, प्लीज आप उपयोग करिए और मेरा कल्याण करिए। आज ये जो सेशन भी हो रहा है उनकी कृपा की वजह से हो रहा है, नीता मैडम उनके माध्यम बनी है। और मुझे पता है पिछले 7 दिन पहले होने वाला था, कैंसिल हुआ। मुझे पता है गुरु जी की अभी इच्छा नहीं है, सही समय आएगा, आई नो, ऋतु आएगा, 1 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, मेरा हेडेक नहीं है, मुझे बस इंतजार करना है। और मैं इंतजार करूंगा, अनंत काल तक इंतजार कर सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है मैं सेफ हैंड में हूं, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु मुझे लेके जा रहे हैं। तो आपका मार्ग कौन सा है उस पर निर्भर करता है, संकल्प का मार्ग है या समर्पण का मार्ग है। मेरा मार्ग समर्पण का मार्ग है। आई एम नोबडी, मैं अपने गुरु का माध्यम हूं और माध्यम बन के रहना चाहता हूं। मुझे मेरा अस्तित्व नहीं दिखाना कि रंजीत पटेल जैसा कुछ नहीं, यहां मैं मानता ही नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे गुरु के चरणों में है। तो मेरे सारे प्रॉब्लम फिर वही सॉल्व करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम, मुझे पता है कितने मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, हर रोज होते हैं, मेरे लाइफ में तो बहुत मिरेकल होते हैं, उनकी कृपा है। मुझे पता है एक हायर व्यवस्था सॉल्व कर रही है। आइंस्टाइन कहते हैं जिस लेवल पे प्रॉब्लम होता है उस लेवल पे सॉल्यूशंस कभी नहीं होते हैं, सॉल्यूशंस के लिए हायर व्यवस्था के पास जाना पड़ेगा। तो प्रार्थना एक माध्यम है उस हायर व्यवस्था के साथ जुड़ना। तो आपका मार्ग क्या, मुझे पता नहीं, संकल्प के मार्ग के व्यक्ति हो या समर्पण के मार्ग के व्यक्ति हो, आपका प्रॉब्लम हेल्थ वेल्थ रिलेशन में कहां है मुझे पता नहीं है। आई होप आई गिव जस्टिस टू योर क्वेश्चन। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सोहम जी, थैंक यू। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। नाम सबको बहुत नमस्ते। अभी तो सोहम जी ने हम सब के बिहाफ में जो पूछा, बहुतों को उसका आंसर्स मिल गया। सेशन इज टू गुड। लेकिन मुझे बस एक बात, जैसे मैं अपने बारे कहना चाहती हूँ कि मैं भी शायद बहुत देर से, मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत देर से इस बात में आई, लेकिन शायद यही वक्त रहा होगा मेरे यहाँ तक पहुँचने का, जो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप मुझे प्लीज सर वो जो चित्र था, एक जो गैंडा है जो डिफरेंट पिक्चर्स बना रहा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। व्हाई इज ही लुकिंग दैट हॉर्न इन दोस पिक्चर्स, प्लीज एक्सप्लेन इट। मैं थोड़ा सा मिस कर गई उसको समझने में। एक सिंपल सा पिक्चर है वो दैट एनिमल इज मेकिंग पिक्चर्स, दैट गैंडा है आई थिंक, वो पिक्चर्स बना रहा है और उसमें हॉर्न आ रहा है उसका, सींग
वो पिक्चर का थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा मिस कर गई, इसको पूरी तरह समझ। वो पिक्चर तो अभी चालू हो सकता है, मुझे पता नहीं। I have the picture. Wait, I'll show you. I'm sharing it. नहीं If you allow me to share, I will share. Wait. हाँ, मुझे समझ में आ गया। नहीं, वो जानते हैं, वो आपको दिखाना चाह रहे थे सर। यस यस। हाँ सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो सिंपल उसका ये कहना है कि उस गेंडे को ऐसा लगता है कि वो सिंह जो है बाहर की दुनिया में है, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद का ही प्रोजेक्शन है। वैसे जब मैं बोलता हूँ कि नहीं नीता मैडम में मुझे कुछ बुरा दिख रहा है, तो यार वो मेरा खुद के अंदर का प्रोजेक्शन है, नीता मैडम के बारे में नहीं है। वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी में नीता मैडम को डस्टबिन बना रहा हूँ। तो बहुत बार हम अपनी मनोदशा किसी और पे फेंकते रहते हैं और कर्म के चाल में उलझ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म की गति बहुत गहन है, तो उसमें घुसना मत। अनंत जन्मों से चल रहा है। आपने बोला जब जागे जब सवेरा, आपको पता नहीं है जब जाना आध्यात्मिक मार्ग में जब भी आओ बहुत जल्दी है, क्योंकि आपको पिछले जन्म पता नहीं है। मैंने पिछले जन्म देखे हैं, पिछले जन्मों पे मैंने बहुत काम किया है, वो एक अलग स्टोरी है। तो जब भी जागो ना बहुत जल्दी जगे हो आप, तो आप परम भाग्यशाली हो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप किसी को प्लीज डस्टबिन मत बनाइए, किसी के बारे में जजमेंटल मत बनिए। स्वयं विश्व चेतना उस व्यक्ति को जिंदा रखा है, तो विश्व चेतना को कुछ उससे काम है। आप अपना मार्ग देखिए, आप अपना कल्याण करिए, हर किसी के अंदर पॉजिटिव देखिए, जिससे आपका उद्धार होगा। जितना आप ज्यादा पॉजिटिव देखोगे, आपके अंदर अपने आप आत्मस्वरूप से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। जितना आप निगेटिव देखोगे, उतना आप शरीर भाव में आ जाओगे, और देह भाव में अतृप्ति, अशांति, दुख, परेशानी, भय, फियर, एंगर, यही सब भाव है। शरीर भाव में, देह भाव में कोई सुखी नहीं हो सकता है। अतृप्ति रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा। भूत का मतलब जो भूखा होता है, प्रेत का मतलब जो प्यासा होता है। जब तक आप शरीर भाव में हो तब तक अतृप्ति, अशांति रहेगी रहेगी। जितना आप मन के भाव में आओगे, आत्मा के भाव में आओगे, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, फ्रीडम, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, ये सारे आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखिए अंडरस्टैंडिंग के दो पक्ष है, इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल। एक अंडरस्टैंडिंग होती है इंटेलेक्चुअल होती है, और एक एक्सपीरियंशियल होती है। और एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई एक भी बात नहीं करूंगा जो एक्सपीरियंस के बाहर है मेरे। जब मैं पिछले जन्म की बात करता हूँ, आई नो दैट, मैंने उस पर प्रयोग किए हैं और सालों साल प्रयोग किए हैं। जब मैं मन की बात करता हूँ तो मन पे मैंने बहुत काम किया है। मन को क्लीन करने का कितने मॉड्यूल्स है, कम से कम 40-50 मॉड्यूल्स मैंने यूज किए मन पे मेरे ऑपरेशन करने के लिए। विपश्यना 5 बार कर चुका हूं मैं, सहज योग, सहज मार्ग या आनंद मार्ग, महर्षि महेश्वर के ध्यान, रविशंकर के ध्यान या जग्गी वासुदेव जी के ध्यान, सारे प्रयोग कर चुका हूँ। यंत्र, तंत्र, मंत्र सारे प्रयोग कर चुका हूँ। वो सूत्र भी मिले हैं जो मैं वही लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इतना ध्यान रखना है। वो गेंडा को जो एग्जाम्पल है कि कहीं मैं अपनी निगेटिविटी किसी पे फेंक तो नहीं रहा हूं, फेंक तो नहीं रही हूं। इस ब्रह्मांड में सबसे डेंजरस पैटर्न है जजमेंटल बनना। जजमेंटल का मतलब होता है जब हम जजमेंटल बनते हैं तो खुद को कर्ता भाव में श्रेष्ठ मानते हैं, किसी और को तुच्छ मानते हैं, तभी हमारे अंदर जजमेंटल आता है। उसके बारे में अलर्ट रहिए। बुद्धि का सबसे बड़ा दोष है जजमेंटल होना। जो जैसा उसे स्वीकार कर लो। आपको मैच नहीं हो तो दूर हो जाओ, बात खत्म। तो आपका सिंक उस पिक्चर के प्रोजेक्शन में मत डालिए, ये कहा जा रहा है। हो सके तो पॉजिटिविटी देखिए, नहीं होता है तो दूर हो जाइए। तो उस अर्थ में वो पिक्चर है। माइंडसेट एंड ब्लूप्रिंट इज एवरीथिंग। ढूंढन चला बुरा, बुरा ना मिला कोई, खुद के मन में देखा मुझसे बुरा ना कोई, हम ही हैं। और ये ब्रह्मांड सत्यम शिवम सुंदरम है। ब्रह्मांड संतुलन में, देखिए आसपास कितना संतुलन है, भयंकर संतुलन है। एक संतुलन है, वो संतुलन जो है उस संतुलन के साथ एकरूप होना ही ध्यान की उच्चतम अनुभव है। और जब तक आप निगेटिव हो तब तक उस संतुलन के साथ मैच नहीं कर पाओगे। आप तमस और रजस में डूबे रहोगे, घिरे रहोगे, जिससे अंतिम परिणाम दुख, परेशानी, फियर, एंगर ही आएगा। जितना आप संतुलन में आओगे, देखिए बुद्धि का सबसे बड़ा जो दोष है वो कर्ता भाव है, और बुद्धि का सबसे हाईएस्ट जो अनुभव है वो समर्पण है। समर्पण, समर्पण जो है क्रियापद है श्रद्धा का। श्रद्धा का क्रियापद समर्पण है। जब आप श्रद्धा रखते हो तो अपने आप समर्पण आ जाता है। फिर आपके गुरु आपको चलाते हैं और आपके लाइफ में सारे हेल्थ वेल्थ रिलेशन के सारे कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि एक शक्तिशाली चेतना आपको दिशा दे रही है, प्रकाशित कर रही है। तो मुझे लगता है पिरामिड सोसाइटी में जो लोग हैं सब सदगुरु से जुड़े हुए हैं, महर्षि जी से जुड़े हुए हैं, तो आप परम भाग्यशाली हो।
मेरा काम है कि आपका उनकी तरफ आपका ध्यान चला जाए, आपकी बुद्धि उनके लिए कनेक्ट हो जाए, इतना ही मेरा काम है। मुझे गुरु बनने में रस नहीं, ना मेरी औकात है गुरु बनने की, ना ताकत है मेरी गुरु बनने की, ना मेरा इंटरेस्ट है। आई एम नॉट गुरु, आई एम अ कोच। मैं कुछ काम करता हूँ, पापी पेट का सवाल इसके लिए काम करता हूँ, मेरा रस है इसमें, बट मैं गुरु नहीं हूँ किसी का। मुझे किसी बंदे ने गुरु पूर्णिमा को फोन किया, बोला सर मैं आपको गुरु मानता हूँ। मैंने कहा आई क्रिएट, यू क्रिएट प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और मुझे गुरु बनने में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो प्लीज आपका सिंह, आपका निगेटिव सिंह किसी को मारिए मत, दैट इज द सिंबलिक। अपनी निगेटिविटी किसी भी फेंकिए मत, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हो, आपने मनोदशा के बारे में बोल रहे हो, आपके अंदर के चित्त की जो निगेटिव दशा है उसके बारे में बोल रहे हो। यस, very nice message, very nice message. थैंक यू, wonderful, thank you, thank you. थैंक यू मीनाक्षी जी। हाँ पिंकी बोलो। सर हाँ सर आपने अभी कहा कि ब्लूप्रिंट के बारे में, तो जैसे हम अपने माइंड में कैसे बनाएं ब्लूप्रिंट कि हमें ये चीज चाहिए, संकल्प लेते में सोचते संकल्प लेते मुझे ये चीज चाहिए, मतलब एक ब्लूप्रिंट के बारे में आपने कहा, तो मैं जैसे रोज ब्लूप्रिंट बनाऊंगी, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ब्लूप्रिंट बन के मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए ब्लूप्रिंट जो होती है हमारे मन में होती है, वो नक्शा है हमारे भविष्य का। हाँ। और मन में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमारी बुद्धि से करते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं। हम जिस विचार को रिपीट करते हैं, विचार ही वस्तु बन जाती है। जिस विचार को आप रिपीट करोगे एक दिन वो वस्तु बन जाएगी। तो बेसिकली विचार क्या है? विचार बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है जो हमारे बॉडी में आते हैं। आदमी जब मर जाता है तो उसके बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल गायब हो जाते हैं। तो बेसिक आत्मा का जो रूप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आई रिपीट, आत्मा का जो रूप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आप देखिए कोई मर जाता है तो उसका नाम भी नहीं लेते, बॉडी उठाओ, उसका जो नाम था वो गायब हो गया। वो क्या गायब हुआ? ब्रेन से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी गायब हो गई, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी गायब हो गई। बेसिकली वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोकेमिकल वाइब्रेशनल बीइंग। आई रिपीट, वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोकेमिकल वाइब्रेशनल बीइंग। अब इसमें जो विचार हैं वो विचार जितने आपके भाव से जुड़े होंगे, आत्मा से जुड़े होंगे, उसको रिपीट करोगे आपका भविष्य बन जाएगा। उससे आपकी ब्लूप्रिंट बनती है। जैसे धीरू भाई ने अपने पूरे जीवन में चाहना, सोचना, बोलना, करना, पैसा 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 ही सोचा और 55,000 करोड़ कमा के लिए। चाहना पैसा, सोचना पैसा, बोलना पैसा, करना पैसा, वन पॉइंटेड फोकस। जैसे महर्षि जी ने काम किया कि पिरामिड पिरामिड पिरामिड, और पूरे जीवन को समर्पित कर दिया एक दिशा में, और पूरे इंडिया में पिरामिड खड़े हो गए। आप एक सामान्य व्यक्ति जानता है, मिडिल क्लास व्यक्ति जानता है कि घर बांधने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है वो एक घर बनाने में, और एक व्यक्ति ने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पिरामिड खड़े कर दिए। क्या बात है! इतना ऊर्जा, चाहना वही, सोचना वही, बोलना वही, करना वही। आपकी बुद्धि आपके आत्मा से कनेक्ट हो और उससे प्रोग्रामिंग जब बनता है ब्लूप्रिंट, तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। आपके आत्मा से प्रॉब्लम है कि हम अपने आत्मा से डिस्कनेक्ट हो गए। हम बुद्धि, मन और शरीर के साथ ज्यादा चलते हैं, आत्मा खो गई है। सामान्य व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या हो जाता है? शरीर, मन और बुद्धि के साथ चलते हैं हम। हमारे अंदर शरीर है, शरीर में क्या होता है? काम वासना होती है, खाने की इच्छा होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, खाते हैं, बाहर फेंक देते हैं हम, शरीर की इतनी क्रिया है। मन में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है भूतकाल का पूरा, अच्छा बुरा रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग है, वो आपका पर्सनल गूगल ड्राइव है। और बुद्धि क्या है? आपका पर्सनल गूगल सर्च इंजिन है। लेकिन ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, आपके सोल के लिए है। We don't have a soul, we are a soul, we have a body. We are spiritual beings taking human experience. हम human experience लेने आए हैं। लेकिन आपका आकर्षण क्या, आप क्या खोज रहे हो वो तो क्लियर करो। जिसको जो चाहिए उसको मिल जाए, लेकिन उसको क्या चाहिए पहले वो तो पता चल जाए। गुजरात में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, 70 साल के व्यक्ति थे, 60-70 साल के, बोले सर सत्य जानना है मुझे। यार बहुत अच्छी बात है, सत्य ही जानने जैसी चीज है यहाँ, बाकी सब असत्य है, क्योंकि वो सब खत्म होने वाला है। सत्य का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। ओके, अभी क्या करते हो आप? बोला मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने कहा आपके दिन का 8 घंटा सोने में चले जाओ, चलो 6 घंटे पर्सनल काम में चले जाओ, 10 घंटे कहाँ लगाते हो? बोले सर इंडस्ट्री में जाता हूं मैं। बोले फिर आपको सत्य नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आपको जो चाहिए उसमें समय लगाना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, और आपको सत्य को जानना है तो हर रोज 10-12 घंटा समय देना पड़ेगा आत्मा को जानने के लिए। तो आपका जहां समय जाता है वो आपका भविष्य हो जाता है। आपको जहां
यानी कि जिसमें समय दोगे भविष्य बनेगा। जिस चीज को आप रिपीट करोगे अपने बुद्धि से, आपका भविष्य बन जाएगा। चाहना, सोचना, हमको बोलना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हाँ, तो अच्छा स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूत्र है आपके आत्म स्वरूप से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये शरीर जो बनाया है आपके आत्मा ने बनाया है। ये मुझसे जो बात करे, शरीर बात नहीं कर रहा है, ये आत्मा बात कर रही है। बुद्धि, मन हाँ। और शरीर के माध्यम से आत्मा व्यक्त हो रही है। आप बोल रहे हो कि आपके शरीर में सहजता नहीं है, जो कुछ इश्यू है, उसका कारण जो है मूल आपके आत्मा में जुड़ा हुआ है। आपकी लाइफ की मीनिंग क्या, उसे ढूंढिए। आपको क्यों जीना है, क्यों जिंदा रहना है। जैसे आप क्लियर हो जाओगे और अपने गुरु को प्रार्थना करोगे, और धीरे धीरे आपका शरीर ठीक होने लगेगा। क्योंकि शरीर आत्मा को व्यक्त करने के लिए, एक अभिव्यक्ति के लिए एक मशीन है। मैं हमेशा बोलता हूं, जहां सारथी जाता है वहां रथ जाता है। जहां सारथी जाता है वहां रथ जाता है। शरीर रथ है, सारथी हमारा आत्मा है, हम है सारथी। तो आप अपने जीवन में अपनी मीनिंग ढूंढिए। और एक वीडियो भेजता हूं, वीडियो देख लीजिए, उसमें हेल्थ के इश्यू काफी सॉल्व हो जाएंगे आपके। आप जाओगे रंजीत पाटिल ऑल एनएलपी डालोगे, रंजीत पाटिल ऑन एनएलपी, आपको गूगल पे मेरे 10-12 वीडियो दिखेंगे। सर लिंक भेज दीजिएगा ना, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, मैं नित्या मैडम को लिंक भेज देता हूँ, तो आपको शेयर कर। आपके हेल्थ में इस पे 2-3 वीडियो, काफी वीडियो हेल्थ को रिलेटेड ही है, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपके सोल में ऊर्जा है आपको ठीक करने की। नित्या मैडम ने आपको खुद को ठीक किया है, वो सामने एग्जाम्पल है। मेडिटेशन से अपना उन्होंने डिसीज ठीक किया है, शरीर को ठीक किया। आप भी कर सकते हो, लेकिन ठीक से समझ के करना पड़ेगा। वो समर्पण चाहिए, वो निष्ठा चाहिए। देखिए, समय समर्पण और निष्ठा चाहिए कोई भी चीज अचीव करने के लिए। समय देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। समय फुल है। आप करोगे, प्रार्थना करोगे, हर चीज का मदद मिलता है। यहाँ मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपकी प्रार्थना का परिणाम होता है। आपने ढूंढा होता है, तभी ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट करता है। आप जो ढूंढते हो ना, मिल ही जाता है, पक्का है ये। तब अपने प्यास पे भरोसा रखिए, आपको सारे उत्तर मिलते हैं। आपका आत्मस्वरूप सारे उत्तर लेके आता है यहाँ। बस हमारी बुद्धि जरा भटक जाती है, और कुछ नहीं। सारी गड़बड़ विचारों में होती है। हमारे विचार बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं रहते, वहां से सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। यस, थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार नमस्कार। और किसी को कुछ पूछना है सर से? ऐसे तो आप लोग के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं सर, इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं, पूछिए आप लोग। हाँ, मुझे पूछना है भाभी। हाँ प्रीति जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक चीज पूछना है कि जैसे कि आपने हमें सारी चीज बताई, बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमें ऐसे रहना है, माइंडफुलनेस है, नेगेटिविटी नहीं लाना, वो सारी चीजें। और ये 2 महीने से लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये समझ में आ रही चीजें। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है सर कि हम चाह के भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते। ये हम जानते हैं कि सामने वाला नेगेटिव हो रहा है, बट वो ऐसा बंदा है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है और हम भी ना चाहते भी हमारे मुंह से हाँ ठीक है ऐसा निकल ही जाता है। तो क्या किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए? देखिए, एक तो रिलेशनशिप नाम की जो चीज है अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी जी जी। एक तो आपके जीवन में जो रिलेशंस आए हैं उसका आपके कर्म से बहुत नजदीक का संबंध होता है जी। आपके पिछले जन्म अगर आप मानते हो वो तो आकाश में तारे गिनने जैसा है, जब तक आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो जाए। चलो आप इंटेलेक्चुअली मानते हो पिछले, तो बहुत से रिलेशंस पिछले जन्मों से भी आते हैं। तो ये वेब ऑफ लाइफ जो है अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हर रिलेशन आपके लाइफ में जो आया है उसका कुछ मीनिंग है, पर्पस है। एक भी आपके लाइफ में जो रिलेशन आए हैं वो मीनिंगलेस नहीं है, उसका कुछ पर्पस है। वो पर्पस ढूंढिए, पहली चीज। और संबंधों में 2 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप जरूरतमंद हो या अक्लमंद हो। संबंधों में आप जरूरतमंद हो तो बात ही खत्म होगी, अक्लमंद हो तो अलग हो जाओ। तो यहाँ कोई परफेक्ट तो नहीं है जी। हम इस पे प्रोग्राम भी करने वाले हैं, स्पेशली एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप पे एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं अनिता मैम। अच्छा। कि मुझे लगा कि रिलेशंस के काफी इशू है, तो रिलेशन के जो डीपर डायमेंशंस हैं, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सबका कॉम्बिनेशन से एक 4-5 घंटे का प्रोग्राम बनाने वाला हूं। तो संबंधों में मैं इतना बोलूंगा, आप जरूरतमंद हो या अक्लमंद हो, पहली चीज उसे क्लियर करिए। दूसरी चीज, संबंधों में सुधार कार्य नहीं हो सकता, स्वीकार कार्य हो सकता है। ये 2 चीजों संबंध के बारे में मैंने समझा है।
संबंधों में सुधार कार्य नहीं हो सकता है। किसी को बदलते बदलते आप जरूर बदल जाओगे, आपका सुधार कार्य हो जाएगा, उसका तो नहीं हो सकता है। अनुभव से देखा है मैंने। जी जी, ऐसा होता है कि साथ में हम भी फिर शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, तो वो शो मस्ट सिचुएशन गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, टॉम नेवर किल जेरी। तो ये ऐसे चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमारे सारे लाइफ की जो खुशियां है ना संबंधों से आती हैं, और लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम भी संबंधों से ही आते हैं। लेकिन मुझे संबंधों में लगता है कि आप सुधार कार्य मत करो, स्वीकार कार्य कर लो। आप जरूरतमंद हो तो स्वीकार कार्य कर लो, अक्लमंद है तो बात खत्म, छोड़ दो। तो इतने जल्दी इस कंटेक्स्ट में प्रश्न को उत्तर देना बहुत हार्ड है, क्योंकि मुझे पता नहीं आप किस रिलेशन की बात करें, उसके डायनामिक्स क्या है, उसका संचित क्या है, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक क्लियर दिमाग में रखिए, ये सारे संबंधों में प्रॉब्लम आता है, संबंध बुद्धि से नहीं हृदय से जीने की चीज है। संबंधों में आप विश्लेषण करोगे ना, बैंड बज जाएगी। संबंध महसूस करने की चीज है। कहते ना, जहां जब अपनों को बचाने की बात आती है, जब अपनों को बचाने की बात आती है, तो एक ही नियम काम करता है कि कोई नियम नहीं होता है। तो संबंध अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड घटना, उसे ठीक से समझना पड़ेगा। लेकिन इतना बोल सकता हूं कि आपके लाइफ में जो संबंध आए हैं वो अप्रासंगिक नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है जी। और आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। सारे रिलेशनशिप हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और हम उन्हें सिखाने लगते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे हम फिर से बात करेंगे इस बारे में, जो मैं प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ, नीता मैडम आपको बताएंगी हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आइए, समझिए चीजों को। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं बोलूंगा मैम कि आप जरूरतमंद हो या अक्लमंद हो, पहले क्लियर करो आपके दिमाग में। जी। जरूरतमंद तो बात खत्म, जरूरतमंद को अक्ल नहीं होती है और अक्लमंद को जरूरत नहीं होती है। जी। तो मैं संबंधों में जरूरतमंद की तरह जीता हूँ। जरूरतमंद को अक्ल नहीं होती है। एक बार माफी मांगनी है, 10 बार मांगनी है, 100 बार मांगनी है, 10,000 बार मांगनी है, क्योंकि मैं जरूरतमंद हूँ। और अक्लमंद हो तो बात ही खत्म हो गई, नो आर्ग्यूमेंट। नरेंद्र मोदी अक्लमंद है, कुछ लेना देना नहीं किसी से उनको, संबंधों में उनके। जरूरतमंद हो तो फिर बात ही कुछ और है, झुकना पड़ेगा, जरूरतमंद को झुकना पड़ेगा, और अक्लमंद अपने मौज में रहता है। तो संबंध में किसी को तो जरूरतमंद अक्लमंद अपना पहचानना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी है, मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, काफी डायनामिक्स है उसके। लेकिन इतना बोलता हूं कि संबंधों से ही सब कुछ जुड़ता है। हमारा जीवन की जो गंगोत्री है वो सारी संबंधों से ही है। लेकिन संबंधों को ठीक से संबंध इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, भावना पूर्ति के लिए होते हैं। और ये फीमेल समझते हैं, पुरुष नहीं जल्दी समझते हैं। वो अपने एक अजीब से ईगो में और लॉजिक में रहते हैं, पूरी जिंदगी ब्रेन से चलते हैं। फीमेल से ज्यादा समझते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, फीमेल जानती कम है, समझती ज्यादा है। पुरुष जानता ज्यादा है, समझता कम है। तो डेफिनेटली अपने गुरु को प्रार्थना करिए, ध्यान करिए और उत्तर को ढूंढते रहिए, रुक मत जाना। आपके सारे प्रश्नों को उत्तर ब्रह्मांड देता ही है, बस अपने प्यास पे भरोसा रखना, आपको सारी चीजें सुस्पष्ट हो जाएगी। I hope I give justice to your question. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। खेमचंद्र बोल रहा हूँ पूना से। मेरा थोड़ा अलग सवाल है, जहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन और यू कैन से अगेन इट्स अ कंफ्यूजन कि हम लोग पॉजिटिव सोचते सोचते या पॉजिटिव कर्म करें, जो भी है पॉजिटिव करें, राइट? तो उससे चीजें बनती है। लेकिन अगर मेरे प्रारब्ध में नहीं है कुछ, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू डू पॉजिटिवली, विल इट हैपन और नॉट? कल ही मेरा लॉ ऑफ कर्मा पे मैंने बात की है। तो पहले हमें ठीक से समझना पड़ेगा प्रारब्ध होता क्या है। पहली चीज, प्रारब्ध आपको मिलता है, भाग्य आप बना सकते हो। प्रारब्ध हम सबको मिलता है, भाग्य हम बनाते हैं। तो मैं मानता हूं कि कोई चीज प्रारब्ध में नहीं है तो आप भाग्य तो बना ही सकते हो, लेकिन वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। पहले हमें कर्म समझना पड़ेगा, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, भाग्य क्या है, सारे सूत्र समझने पड़ेंगे। मैं इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम भी लेता हूँ, लॉ ऑफ कर्मा। जब कभी सेशन होगा तो आपको मैं इंटीमेट करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत डीप है, चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा, काफी उसके डायमेंशंस हैं। और कर्म अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, उसमें बहुत से डायमेंशंस काम करते हैं आपका। लेकिन अगर ऐसा भी है, मान लो कि मुझे सारी चीजें पता है, तो व्हाट वुड बी द टेंटेटिव आंसर फॉर दिस वन, कि वो होगा नहीं होगा? बेसिकली वुड माय पॉजिटिविटी वर्क एंड ओवरकम द कर्मा और पोस्टपोन द कर्मा?
आपकी जो पॉजिटिविटी है, अगर आप पुरुषार्थी व्यक्ति हो, जैसे भगीरथ, आपने शब्द सुना है भगीरथ, राजा भगीरथ, भगीरथ प्रयत्न नाम का एक शब्द आता है हमारी भाषा में। राजा भगीरथ जो थे, ऐसा कहा जाता है, मिथोलॉजी है, मिथ है, मिथोलॉजी में कहा जाता है कि गंगा नदी पृथ्वी पे आने के लिए तैयार नहीं थी, और गंगा इतनी पवित्र है कि पृथ्वी का वातावरण तामसिक था, और गंगा एक सात्विकता का प्रतीक है, कहानी है। तो राजा भगीरथ ने बहुत प्रयत्न किए, भगीरथ प्रयत्न किए, और उन्होंने गंगा को नीचे उतारा। तो भगीरथ प्रश्न आता है, जब आपके प्रयत्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पुरुषार्थ ज्यादा हो जाता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो जी हाँ, हो सकता है, लेकिन आपकी कंपिटेंसी कितनी है, आपकी कार्यक्षमता कितनी, वो देखना पड़ेगा। मुझे एक बंदा मिला, बोला कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। बोले क्या करते हो? बोले फुटाने बेचता हूँ। अभी फुटाने बेच के 1 करोड़ कमाने में कम से कम 50 साल तो लग जाएंगे भाई, 50 साल लग जाए, 500 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि दिन को 1000 रुपए जमा किया तो 33 ईयर्स लग जाते हैं 1 करोड़ जमा करने में। अभी फुटाना बेच के अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो शायद 100-500 साल लग सकते हैं। तो डिपेंड है कि मुझे किसी ने बोला था कि सर सामने से बिल्ली चली जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा डिपेंड करता है कि सामने शेर है चूहा, डिपेंड करता है कि सामने शेर है या चूहा है। तो चूहा होगा तो बिल्ली खा लेगी, शेर है तो शेर बिल्ली को खा लेगा। तो लाइफ में जनरलाइज, मैं मानता हूं कि क्लैरिटी जनरलाइज कभी नहीं होती है, क्लैरिटी जो होती है जनरलाइज कभी नहीं होती है, क्लैरिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है, कंटेक्स्ट में होती है। देयर इज नथिंग लाइक क्लैरिटी जैसी कोई चीज ही नहीं, वो हमेशा किसी कंटेक्स्ट में होती है, किसी संदर्भ में होती है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका संदर्भ क्या है मुझे सच में पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है भगीरथ प्रयत्न से कुछ भी बदला जा सकता है, आत्मबल से बदला जा सकता है, गुरु कृपा से अशक्य भी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। प्रारब्ध में कोई चीज जब आ जाती है तो उसको बदलना बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया फॉर एग्जांपल, कन्वेक्शनल जो स्पेशली मेडिकल साइंस है, एलोपैथी, तो डायबिटीज पूरी जिंदगी आपको गोलियां लेनी है, ब्लड प्रेशर आ गया पूरी जिंदगी गोलियां लेनी है, थायराइड हो गया पूरी जिंदगी गोलियां लेनी है। अभी वो प्रारब्ध हो गया है तो उसे रिवर्स करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मैंने देखे कुछ लोगों ने बीपी की, शुगर की गोलियां छोड़ते देखकर वो हेल्दी है, ये भी देखा है मैंने, लेकिन वो 1% है। 99% लोग तो लकीर के फकीर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्रज्ञा से, अपनी ऊर्जा से, संचित से बाहर निकल पाते हैं, प्रारब्ध से बाहर निकल के नया भाग्य बना पाते हैं। तो यस, मेरा ये मानना है कि प्रारब्ध भी हम ही बनाते हैं और भाग्य भी हम ही बना सकते हैं। इसलिए कोई भी ज्योतिषी आपका भाग्य नहीं बता सकता है, वो प्रारब्ध बता सकता है। मैं भारत के कम से कम 125 ज्योतिषियों से मिला हूं, टॉप मोस्ट ज्योतिषी उसमें से टॉप मोस्ट, एक से एक प्रतिभाशाली ज्योतिषी है जिनका एक्यूरेसी रेट 80%, 90% है। लेकिन मेरा मानना है कि भाग्य कोई नहीं बता सकता है, भाग्य पता भी चल जाए, भाग्य पता भी चल जाए, मुझे पता चल जाए कि भाग्य नहीं बता सकता कोई, प्रारब्ध बता सकता है। हाँ, तो 1 करोड़ रुपए मिलने वाले मुझे 4 साल के अंदर, और मैं कुछ करूँ ही नहीं ये सोच के कि 1 करोड़ मिलने वाला है, तो मेरा भाग्य वैसे ही चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। सोचना है कि क्या करना है, तब जाके मुझे 4 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़। देखो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मेरे कुंडलिनी में, मेरी पत्रिका में राजयोग शुरू हुआ है जुलाई 2020 से। अभी राजयोग जो होता है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन नेचुरली बहुत हाई होता है। अब इसमें जो कर्म करोगे उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी सक्सेस की। और मैं कर्म नहीं करूंगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, आई रिपीट, घंटा कुछ नहीं होगा। चाहे आपका राजयोग हो, चाहे आप पे कोई सारी ग्रह दशा हो जाए, नहीं, कर्म तो करने पड़ेंगे, हम कर्म प्रधान है। लेकिन इतना है कि अगर आपके पत्रिका में ग्रहों के हिसाब से राजयोग आता है तो आपके कर्म को फल ज्यादा मिलेंगे। और आपकी अगर 7.5 चल रही है ग्रह दशा में, आपकी ऊर्जा लो है, 7.5 का मतलब आपकी ऊर्जा लो होती है, अब ज्यादा कर्म करके भी आपको कम फल मिलेगा। लेकिन आपको नियम समझ में आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। प्रॉब्लम है कि अगर आप हिमालय में जाके, हिमालय की ऊंची जगह पे जाके चाय बनाओगे तो चाय गर्म होने में वहां 1 घंटा लग जाता है, और वही चाय आप नीचे जमीन पे बनाओगे तो 10 मिनट में बन जाएगी। ये 50 मिनट क्यों बढ़ा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का एक वेरिएबल आया है। तो ऐसे बहुत से नॉन अननोन वेरिएबल्स होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे अर्थ कारण को और हमारे समाज कारण को प्रभाव पड़ते हैं। मैंने बोला था ना कि जेल में मैंने जब इंटरव्यू लिए 70% लोगों ने बोला कि किसी बेहोशी में हमने क्राइम किया। अंधा आदमी अंदर रूम में काली बिल्ली ढूंढा, जो बिल्ली वहां है ही नहीं, उसे पता भी नहीं उसने क्यों किया। फिर होश आया, पता चला कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि किसी और ने यूज किया था और उसको प्रूफ भी नहीं कर सकता है। ऐसे हजारों केसेस है वर्ल्ड मार्केट में, आप गूगल पे जाके देखोगे ना, हजारों लोगों ने क्लेम किया कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्यों किया ये।
ना हमारी कोई मंशा थी, ना कोई इनका क्रम था, एकदम से वो क्रिमिनल बन गए। तो वातावरण की बहुत सी चीजें हमें प्रभावित करती है, इसलिए मैं इसको इतना इतना आत्मा डाल के समझाता हूं कि आपके अंदर ऊर्जा, उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपका भाग्य आप ही बना सकते हो, आपका भाग्य आप ही बिगाड़ सकते हो। कोई थर्ड एजेंसी नहीं है। अगर आपकी क्लैरिटी है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। मुझे एक बार बंदे ने बोला कि सर आपसे बात करके मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा आप कंफ्यूज थे, बस आपको पता चला मेरी बातों से। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी को कंफ्यूज करे, कोई किसी को क्लैरिटी दे? और मुझे बहुत से लोग बोलते सर आपसे बात करके क्लैरिटी मिली। मैंने कहा नहीं, आपके अनुभव थे, वो अनुभव कैटेगराइज हो गए। किसी से बात करके क्लैरिटी नहीं मिल सकती है, किसी को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। आप जो हो ना, बस आपको पता चल सकता है। दैट्स माई अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। इसलिए कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है, बस आप जो हो ना वो दिखा सकता है। लेकिन कोई कैसे किसी को कैसे, आपको भूख लगे तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। मैं खाना खाने से आपकी भूख बजे जाएगी। आपको क्लैरिटी चाहिए तो उस पर काम करना पड़ेगा। क्लैरिटी पे आपको किसी और की उधार क्लैरिटी से नहीं आएगा। साधना पड़ेगा, खुद को साधना पड़ेगा। साधना का मतलब और कुछ नहीं, खुद को साधना है, खुद की ऊर्जा को साधना है। उसके लिए मार्ग दिखाया जा सकता है, दिशा दिखाई जा सकती है। मैं आपको बता सकता हूँ, मेडिटेशन के 5 जनरेशन होते हैं। ये जनरेशन से आप ये कर सकते हो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, सारे सूत्र है उसके। मैं हर पूर्णिमा को एक मेडिटेशन लेता हूँ, फील एनएलपी फ्री होता है पूर्णिमा मेडिटेशन। स्पेशली वो पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ होता है ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए। तो पूर्णिमा मेडिटेशन आप सब आइए, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होइए, और वो ऊर्जा ही आपका उद्धार करेगी। मैं उद्धार नहीं कर सकता, कोई उद्धार नहीं कर सकता है। कोई बोलता नहीं मैं आपका उद्धार करने आया हूं, नहीं हो सकता है, भूल जाइए। आपका उद्धार आप खुद ही करते हो, लेकिन उद्धार कैसे करना है वो मैकेनिज्म तो समझाए कि ये मैकेनिज्म है, ये ऊर्जा होती है, विचार होते हैं, विचारों से बाहर की दुनिया बनती है, इसके सूत्र ये है, ये नियम है, तो उसका उपयोग करके अनुभव कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूं अंडरस्टैंडिंग 2 लेवल पे, इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल। मैं एक्सपीरियंशियल बातें कर रहा हूं, आपके लिए इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं अभी वो। जब अनुभव आ जाएगा फिर आप बताओगे अनुभव से। अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लैरिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं दुनिया में, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू, कोई तंत्र, कोई मंत्र, एक्शन उनका भी काम करता है। कृपा भी उन पे काम करती है जो एक्शन लेने में सक्षम होता है। कृपा भी उन्हीं पे होती है। मुझे एक दोस्त ने मुझे बोला कि सर मुझे आपकी ब्रांडिंग करनी है, मेरा फोटोग्राफर दोस्त है, बोले ब्रांडिंग करनी है। मैंने ब्रांडिंग में भरोसा नहीं करता हूं मैं। मैंने ब्रांडिंग में ताकत होती, राहुल गांधी की ब्रांडिंग करके दिखाओ। क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी तो इतने पैसे वाले हैं, आपके अंदर ओरिजिनलिटी चाहिए, और ओरिजिनलिटी हो देर सबर में आपकी ब्रांडिंग हो जाती है माउथ पब्लिसिटी से। और ओरिजिनलिटी नहीं है तो ब्रांडिंग टिकती नहीं है। मार्केटिंग से आप एक बार लोगों को इन्फ्लुएंस कर लोगे, बाद में कैसे? कंसिस्टेंसी के लिए आपकी क्वालिटी चाहिए, आपका पुरुषार्थ चाहिए, आपकी क्लैरिटी चाहिए। चाहे वो भावना की क्लैरिटी हो, चाहे विचारों की क्लैरिटी हो, चाहे शरीर की, चाहे अर्थ की, चाहे समाज की। तो यस, लाइफ बहुत आसान है। मैं अभी बोल रहा हूं, सारे भ्रम बुद्धि के हैं। हमारी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होती है, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। मेरे जीवन में मैं कम से कम 40 साधनाएं कर चुका हूं। कम से कम मेरे लाइफ के 20 साल पढ़ने में गए हैं। कम से कम मैं 20 गुरुओं से मिला हूं जिनको ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हुआ था। लेकिन मैं दुखी की दुख ही रहा, क्योंकि मेरी बुद्धि स्थिर नहीं थी। सब कुछ था लेकिन मैं तैयार नहीं था, तो कोई मदद नहीं कर पाया। मैं कमल की तरह रहा, पानी में डूबा, लेकिन कमल पानी को थोड़ा भी नहीं लगा पाया, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन जब मेरी बुद्धि स्थिर हुआ, पता चला वो सारी चीजें एकदम से मेरे कोण में आ गई, मेरे कल्याण के लिए उपयोगी होने लगी। वैसा आपके साथ भी होगा। तो बुद्धि स्थिर करने का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब है डिकोडेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस।